हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वैश्वीकरण का पाठ, जो राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 6 से 12 तक की सभी विषयों का हिंदी मीडियम में आपको सभी चैप्टर्स का पूरा डिटेल डिस्कशन, पूरे तरीके से समझाकर उसका सॉल्यूशन, उसके एमसीक्यूज, उससे संबंधित जो भी प्रश्न और सैंपल पेपर्स हैं वो आपको कराए जाते हैं, बिल्कुल भी निःशुल्क। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कभी भी किसी एक या दो चैप्टर को करने के बाद आपको किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं कहा जाएगा। सारी व्यवस्था, सारी शिक्षण व्यवस्था सभी विषयों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, जिससे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो अपनी पूरी पढ़ाई और तैयारी कर सकते हैं और अपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाकर अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के वैश्वीकरण का चैप्टर, जिस पूरे चैप्टर को, जिस पूरे पाठ को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम एक साथ रिवाइज करके एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम देखने का यह प्रयास करेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके आने वाले परीक्षाओं के हिसाब से इसमें क्या क्या ऐसे टॉपिक है जो समझने जरूरी हैं। वैश्वीकरण दुनिया में कैसे उभरा, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, क्या भारत भी वैश्वीकरण के साथ जुड़ा हुआ है, अगर जुड़ा है तो इस पर भारत पे इसका क्या प्रभाव है, पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव है, ये डिटेल में आज की क्लास में हम देखेंगे। वैश्वीकरण जो कि पार्ट 9 में है, एनसीईआरटी में भी, और ये सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब देखिए स्टूडेंट, वैश्वीकरण को अगर हम बहुत साधारण भाषा में समझना चाहें, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन को अगर हम बहुत आसान भाषा में समझना चाहें तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरे विश्व का को एक ग्लोबल गांव में चेंज हो जाना। यानी जो पूरा विश्व है ये क्या बन जाए, ये ग्लोबल विलेज बन जाए। बहुत सिंपल रूप से, बहुत साधारण रूप से इसको हम ग्लोबल विलेज बनाने की कल्पना करते हैं। अब ग्लोबल विलेज का मतलब क्या है? क्या इसका यह मतलब है कि पूरे विश्व को गांव जैसा बना दिया जाए? ऐसा नहीं है। पूरे विश्व को गांव बनाने का या ग्लोबल विलेज बनाने का मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया वर्चुअल रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के करीब दिखाई पड़े। सॉरी, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, सांस्कृतिक तौर पर हो। सीधा मतलब यह हुआ कि जब दुनिया के एक देश अन्य देशों के साथ अपना राजनीतिक, अपना सांस्कृतिक मेल जुलाप बढ़ाते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं और उस पूरे प्रक्रिया को आगे ले जाके अपने आर्थिक विकास और सामाजिक विकास का हिस्सा बनाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन इकोनॉमी एंड सोसाइटी विद द अदर ऑफ द वर्ल्ड। यानी जब एक दुनिया में एक देश का समन्वय, उसके आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक समन्वय दूसरे देश के साथ स्थापित हो जाता है और अन्य कई देशों के साथ स्थापित हो जाता है, तो इसको हम भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको, हम लोगों ने जब और चैप्टर्स में भी देखा है कि शीत युद्ध का भी एक दौर चला था और उस समय दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। उस समय यह देखा जा रहा था कि महाशक्तियों के पीछे जाया जा रहा था और एक विशेष विचारधारा के पीछे, कभी पूंजीवाद कभी साम्यवाद के पीछे सब लोग चल रहे थे। लेकिन खास करके 1990 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब दो ध्रुवीय जो पूरी व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई, तो यह वैश्वीकरण और तेजी से उभरा और तेजी से पूरी दुनिया में फैला और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। और भारत ने भी जब अपने यहाँ आर्थिक सुधार किए, भारत के सामने भी जब आर्थिक समस्याएं आई, तो उसको लगा कि अब उसको खुले बाजार की नीति या ओपन डोर पॉलिसी अपनानी चाहिए। चीन ने भी ये किया और दुनिया के सभी देशों ने इसमें हिस्सा हुए। और आज के युग में, आज के दौर में हम ये कह सकते हैं कि शायद दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो वैश्वीकरण से अछूता है या वैश्वीकरण को अपनाने से इंकार करता है। तो वैश्वीकरण का जो मुख्य आप इंट्रोडक्शन कह सकते हैं या एक भूमिका ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधना, पूरी दुनिया में इस तरह का माहौल बनाना या इस तरह से व्यवस्था बनाना कि पूरी दुनिया एक देश के, एक इकोनॉमी के तौर पर, एक समाज के तौर पर, एक सांस्कृतिक यूनिट के तौर पर काम करने लगे। जाहिर सी बात है, हर दुनिया की अपनी संस्कृति है, अपना समाज है, अपनी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था भी मैंने आपको पहले बताया था कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन इन सभी अर्थव्यवस्थाओं का, इन सभी सामाजिक जो नियम है या सामाजिक कायदे हैं, इनका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, मेलजोल करते हैं बाकी दुनिया के देशों से, तो इसी को हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आप उदाहरण में भी देख सकते हैं, कई तरह के उदाहरण आपके सामने दिखाई देंगे। जैसे खेल का वैश्वीकरण आप देखिए, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट का उदाहरण लीजिए। आप ये देखते हैं कि क्रिकेट पहले एक देश दूसरे देश के साथ क्रिकेट खेलते हैं, अब आईपीएल जैसी जब चीजें आ गई तो आप देखिए दुनिया के एक खिलाड़ी, अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक टीम में एक साथ खेलते नजर आते हैं।
तो ये क्या है, खेल का एक इंटीग्रेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ। आप देखेंगे कि कभी कभी आईपीएल का जब इनॉग्रेशन होता है या आईपीएल की समाप्ति होती है तो फंक्शन में जो विदेशी जो प्लेयर्स हैं वो भारतीय परिधान पहन के, भारतीय कपड़े पहनकर आपको दिखाई देते हैं। ये क्या है, संस्कृति का आदान प्रदान है। एक देश का गीत संगीत दूसरे देशों में सुना जाता है, एक दूसरे का डांस यहां पर फॉलो किया जाता है। तो इस तरह की जो आयोजन है, इस तरह का जो आपको दिखाई देता है, एक एकीकरण जो दिखाई देता है, वो वैश्वीकरण का ही नतीजा है, वैश्वीकरण का ही क्या है, एक रिजल्ट है या परिणाम है। और वैश्वीकरण पर जब हम बात करेंगे तो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगा कि बात हो जाएगी, और वो बात रहेगी किसकी, आर्थिक क्षेत्र की। तो अगर मैं सबसे पहले एक भूमिका बताऊं कि किन किन चीजों को ध्यान में वैश्वीकरण के समय रखना पड़ेगा, तो वैश्वीकरण में जो मुख्य चीजें आपके सामने दिखाई देंगी, इसमें एक देश और बाकी दुनिया या बाकी दुनिया के सभी देश किन किन मुद्दों पर बात करते हुए नजर आएंगे या मिलते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आर्थिक, यानी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, आर्थिक रूप से मेलजोल करना। दूसरा सामाजिक या सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक या सांस्कृतिक। ये दो महत्वपूर्ण ऐसे भाग हैं, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर पूरा ग्लोबलाइजेशन या पूरा भूमंडलीकरण जो है वो बेस्ड है। किस पर, आर्थिक पर और सामाजिक या सांस्कृतिक पर। यानी पूरी दुनिया जब आर्थिक रूप से एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करती है, और सामाजिक या सांस्कृतिक आदान प्रदान जब एक दूसरे से होता है, तो वो वैश्वीकरण का हिस्सा बनता है। वो मुख्य रूप से क्या बन जाता है, वैश्वीकरण का एक उदाहरण बन जाता है। और दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आप संगठन है जिसकी हम चर्चा भी करेंगे, जैसे विश्व व्यापार संगठन है, G20 जैसे देश हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के बहुत सारे संगठन हैं जो इस वैश्वीकरण के मुद्दे को बल दे रहे हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि मुख्य रूप से क्या चीजें इसमें शामिल हैं। तो मोटे तौर पर वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण एक चैतन्य सक्रिय प्रक्रिया है। चैतन्य सक्रिय प्रक्रिया का मतलब क्या है, जो एक लिविंग फॉर्म के तौर पर काम करे, यानी जो लगातार जिसमें चेतना है जो आगे बढ़ती जा रही है, जो दिन प्रतिदिन इसमें विकास होता जा रहा है। और आप देखिए आजकल का जो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभा रहा है वो निभा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म। जो डिजिटलाइजेशन है, इस डिजिटलाइजेशन ने सबसे ज्यादा चैतन्य बना दिया है पूरे भूमंडलीकरण को या पूरे वैश्वीकरण के प्रोसेस को। क्योंकि आज आप भारत के किसी भी एक छोटे से जगह पे बैठकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को, सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं, या वहां के किसी भी आर्थिक लेन देन का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये जो डिजिटलाइजेशन है ना स्टूडेंट्स, इसने सबसे ज्यादा इस चैतन्य सक्रिय प्रक्रिया में अपना योगदान दिया है, जो रोज चलती जा रही है, जिसका लक्ष्य व्यापार और व्यवसाय को राज्य की सीमा के बाहर तक विस्तृत करना है। बिल्कुल ठीक बात भाई। राज्य क्या है, एक जब देश की बात होगी तो उसकी एक पर्टिकुलर सीमा होगी, उसकी एक नियमित दायरा होगा। जो वैश्वीकरण है उसका प्रयास यह रहता है कि इस नियमित दायरे को तोड़ा जाए और इस दायरे को तोड़कर दूसरे तक पहुंचाया जाए। यानी भारत का जो व्यापार है वो केवल भारत के अंदर ना रहे, अपितु पूरी दुनिया में जाए। आप देखते होंगे कि कई बार ऐसी योजनाएं सरकार बनाती है कि हम ऐसी फैक्ट्री बनाएंगे, ऐसी चीजें बनाएंगे जिससे जो है यहाँ की चाय, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं या यहाँ के कपड़े अमेरिका में और या कनाडा में, अमेरिका में बिकते हुए नजर आए। पहले भी होता रहा है, लेकिन इस पर और जोर दिया जाता है। ये वैश्वीकरण के ही कारण किया जाता है। और इसमें जो व्यापार की सीमा है वो देश के बाहर ले जाने का प्रयास किया जाता है ताकि जो ग्लोबल डिमांड है वो बढ़ सके। मैं इस पर विस्तृत बात और आपको करूंगा। इसका लक्ष्य परस्पर संबंध और परस्पर निर्भर, परस्पर संबंध यानी एक दूसरे के साथ संबंध, ठीक है ना, म्यूचुअल जिसको कहते हैं कि म्यूचुअल रिलेशंस, म्यूचुअल डिपेंडेंसी आप बात कर सकते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भरता होगी। वैश्विक इकाई या वैश्विक ग्राम की स्थापना करना है। बताया ना मैंने, वैश्विक ग्राम यानी क्या है, ग्लोबल विलेज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टर्म है ग्लोबल विलेज। और ग्लोबल विलेज का मतलब ये होगा जहां पूरी दुनिया एक जैसी दिखाई दे। और हमारे भारत में तो ये बहुत पुराने समय से इसकी बात चली आती है। भारत के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, भारत के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात बहुत की जाती है। यानी वसुधा माने होता है पूरी पृथ्वी, पूरी धरती, कुटुंब यानी परिवार, यानी पूरी दुनिया एक फैमिली है। यही कंसेप्ट ये ग्लोबल विलेज का है। ये वैश्वीकरण इस पर बहुत ज्यादा बेस्ड है। वैश्वीकरण पूरे विश्व को एक समग्र राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इकाई में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। समग्र यानी एग्रीगेट पॉलिटिकल सिस्टम बनाना चाह रहा है, यानी एक राजनीति नहीं, पूरी दुनिया की एक जैसी राजनीति हो, ऐसा प्रयास है।
पूरी दुनिया की एक जैसी आर्थिक नीतियां हो और पूरी दुनिया का जो सांस्कृतिक इकाई है वो एक जैसा दिखाई दे। अब देखिए, जब वैश्वीकरण का जब क्रिटिसिज्म होता है, बच्चों ध्यान से समझिएगा, वैश्वीकरण का जब हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी जब कमियां बताते हैं, तो ये बार बार कहा जाता है कि वैश्वीकरण की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये एक रूपता बनाना चाह रहा है, होमोजेनिटी बनाना चाह रहा है कि पूरी दुनिया एक जैसी संस्कृति दिखाई दे, एक जैसी राजनीति दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया की संस्कृति एक जैसा हो जाए, इस पर ज्यादा बल है, कहीं कहीं दिखाई देता है ऐसा होता हुआ। मुख्य बात यह है कि सारी संस्कृतियों को समेटे हुए एक आइडेंटिटी दिखाई दे। इसमें यह जरूर है कि कुछ छोटी संस्कृतियां या जिनका ज्यादा उभार या विकास नहीं हुआ है, उनके लोप हो जाने का खतरा रहता है कि बड़े संस्कृति के प्रभाव में, और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद इसको कहते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, कि ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि बड़ी संस्कृतियों के प्रभाव में आकर छोटी संस्कृतियों का लोप हो सकता है या उनका उतना मार्केटाइजेशन नहीं हो सकता जितना बड़ी संस्कृतियों का होता है। और भारत में तो इसका उदाहरण देखने के लिए भी मिलता है। भारत की अगर आप फिल्में देखें, संस्कृति पर अगर भारत की फिल्में देखें, गीत देखें और इसके विकास के क्रम को देखें, तो आप देखेंगे कि पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बहुत ज्यादा इस पर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह की बात यहां होती है कि वैश्वीकरण पूरे विश्व को एक समग्र राजनीतिक, यानी एग्रीगेट पॉलिटिकल सिस्टम, एग्रीगेट इकोनॉमिक सिस्टम और एग्रीगेट कल्चरल सिस्टम या कल्चरल यूनिट के रूप में ट्रांसफॉर्म करने का लगातार प्रयास करती है। अब देखिए, विलियम क्लिंटन ने इसे प्राचीर रहित विश्व की, ठीक है ना, प्राचीर रहित विश्व की संज्ञा दी। प्राचीर यानी होता है एक तरह से किला या दीवार, तो कोई दुनिया में कोई किला ना हो, कोई दीवार ना हो, इस तरह का एक विश्व बने, इसकी संज्ञा दी थी। वैश्वीकरण शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय विख्यात अर्थशास्त्री थियोडोर लेविट को दिया जाता है, जिन्होंने सन 1983 में प्रकाशित अपने एक आलेख में ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स में इस शब्द का प्रयोग किया। तो ये ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्री थियोडोर लेविट ने सबसे पहले क्या किया, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स इस तरह की बात की और ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण जैसी चीज सामने निकल कर आई। तो ये भूमिका आपको समझ में आई होगी, इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, वैश्वीकरण का आशय है कि वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और विचार का स्वतंत्र प्रवाह, ठीक, यानी बेरोक टोक एक देश से दूसरे देश में पहुंचे। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये विचार भी इंपॉर्टेंट है। कई बार लोगों को लगता है कि वैश्वीकरण का मतलब केवल गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड है, केवल व्यापार की बात की जा रही है, केवल आर्थिक तौर पर आदान प्रदान की बात की जा रही है। ऐसा है नहीं, है ये कि इसमें वस्तु, सेवाएं, पूंजी मीन्स द गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड द आइडियोलॉजीज, ठीक है, इन सभी का क्या होगा, इन सभी का स्वतंत्र प्रभाव यानी फ्री क्या होगा, एक दूसरे से आना जाना, इनका जो आदान प्रदान है वो रहेगा और बेरोक टोक एक देश से दूसरे देश तक पहुंचना, ठीक है ना, जिसको हम बार बार जिसकी चर्चा होती है फ्री ट्रेड। ये जो एक बात होती है फ्री ट्रेड की, जो बात होती है ये यही होती है। मुक्त व्यापार का मतलब ये होता है कि एक देश से दूसरे देश में जाने में कोई रोक टोक ना हो, व्यापार में कोई ट्रेड एंड टैरिफ्स ना लगे, कोई बहुत ज्यादा इसमें जिसको कहते हैं ना प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद ना हो कि नहीं हम आपको अपने देश में नहीं आने देंगे व्यापार करने के लिए, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों ने ऐसा करता हुआ दिखाई दिया और उसका कारण भी था। तो वैश्वीकरण जब बात आएगी तो उसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और विचारों का स्वतंत्र प्रवाह होगा। अब देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य 4 घटक तत्व हैं। क्या क्या मुख्य 4 बातें हैं? विभिन्न देशों के, इसे एक समराइज कर सकते हैं आप, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का स्वतंत्र प्रवाह, अर्थात विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में बिना रोक टोक के अपने उत्पाद बेच सकती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण, आपने बार बार सुना होगा MNC, जिसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है। ये क्या है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जिसको कहते हैं। ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जितने आप BPOs, KPOs देखते हैं, ठीक है ना, ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का ही एक नतीजा है। बिजनेस आउटसोर्सिंग जो शब्द आया सबसे पहले, आउटसोर्सिंग एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वैश्वीकरण से, इनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। आउटसोर्सिंग में क्या हुआ? जैसे मान लीजिए अमेरिका में कोई कॉल सेंटर चलाना है, लेकिन वहां पर लेबर बहुत महंगा है, लेकिन भारत में वही लेबर या वही काम करने वाला, कॉल सेंटर फोन में उठाने वाला हो सकता है 20,000 रुपए महीने पर तैयार हो काम करने को। अमेरिका में वो $20,000 मांग रहा होगा। तो अमेरिका क्या करेगा कि वहां की कंपनी क्या करेगी, यहां के लोगों को वो काम सौंप देगी कि ठीक है, हमारे कंपनी के लिए जो कॉल सेंटर अमेरिका में चलना चाहिए वो आप चलाइए।
ठीक है, और इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग, क्योंकि सस्ते में होगा। और इसमें एक बार फिर सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो टेलीकम्युनिकेशन का होगा, वो टेक्नोलॉजी या तकनीक का होगा, वो डिजिटलाइजेशन का होगा। तो ये जो विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का स्वतंत्र प्रभाव, विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में बिना रोक टोक के आए, और इसी तरह इसका उल्टा वाइस एंड वर्सा, भारतीय कंपनियां भी विदेशी बाजार में जा सकें, उत्पाद बेच सकें और भारतीय कंपनियां विदेश में, ये एक महत्वपूर्ण घटक है। राष्ट्रों के बीच सेवाओं तथा व्यक्तियों का स्वतंत्र आवागमन, बिल्कुल ठीक बात। अगर आपने यूरोपियन यूनियन वाला ध्यान दिया होगा तो यूरोपियन यूनियन में क्या है भाई, कोई भी एक दूसरे के देशों में लेकर आ सकता है, सामान जा सकता है, और लोगों के आने जाने पर भी कोई रोक नहीं है। आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द चल रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आजकल एक शब्द बड़ा प्रचलित है और वो शब्द है वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल, ये शब्द बड़ा प्रचलित है। ये वैश्वीकरण का ही एक रूप कह सकते हैं आप। होता क्या है कि जब एक देश का नागरिक दूसरे देश में पासपोर्ट, अच्छा कहीं कहीं तो पासपोर्ट फ्री एरिया भी रहता है, ठीक है, कहीं कहीं पासपोर्ट फ्री एंट्री भी है, पासपोर्ट फ्री एंट्री। जैसे एग्जांपल इंडिया नेपाल, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में अगर आपको कहीं जाना है, कभी नेपाल जाने का मन हुआ, घूमने का मन हुआ, तो बस टहलते टहलते बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए, आपको कोई बहुत ज्यादा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती नहीं है। और बाकी देश ऐसे होते हैं जहां पासपोर्ट की जरूरत है, तो अब जिन देशों के साथ संबंध अच्छा है या कोई खतरे की बात नहीं है, तो बिना वीजा लिए भी आप पहुंच सकते हैं और वहां वीजा आपको तुरंत हाथों हाथ मिल जाता है। तो ये सब जो आवागमन जो फ्री हो रहा है, आवागमन जो आसान हो रहा है, इसको स्वतंत्र आवागमन के भाषा में आप देख सकते हैं। और ये क्या होता है, वैश्वीकरण का एक हिस्सा होता है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच पूंजी का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह यानी एक देश पैसा अपना दूसरे देश में लगाएगा, दूसरा देश यहां लगाएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आजकल बहुत यूज हो रहा है, और वो टर्म है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है जी, इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई। ये जो एफडीआई है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये पूंजी का आदान प्रदान है, यानी एक देश जो है वो दूसरे देश में जाकर अपनी पूंजी लगा सकता है, कंपनियों में लगा सकता है। एक एफआईआई भी होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, किसी इंस्टीट्यूशन में शेयर मार्केट्स में पैसा जब लगाया जाता है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, एफआईआई, ये सब क्या है, ये पूंजी का आदान प्रदान वाले कंडीशन है, यानी विभिन्न देशों में के बीच सॉरी पूंजी का प्रवाह, अर्थात एक देश के पूंजीपति दूसरे देशों में पूंजी का निवेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूंजी का निवेश कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक देश दूसरे देश के बीच, इसके जो पूंजीपति हैं वो दूसरे देश में पूंजी का निवेश कर सकते हैं। विचारों और संस्कृति का प्रवाह, सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया कि केवल आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल तौर पर भी और कल्चरल तौर पर भी इन वैश्वीकरण में इन चीजों का आदान प्रदान होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण। तो ये चार घटक अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैश्वीकरण का कुल मतलब यही है कि भाई वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हो, पूंजी का आदान प्रदान हो, संस्कृति का आदान प्रदान हो, और लोगों के आने जाने पर भी स्वतंत्र आवागमन की स्थिति बन जाए, तो उस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं, वैश्वीकरण कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। अब अगर आप कारण देखें कि भाई वैश्वीकरण के मुख्य कारण क्या है, या किन कारणों से वैश्वीकरण बढ़ता चला जा रहा है या आसान होता चला जा रहा है, तो उसमें सबसे पहले आएगा प्रौद्योगिकी का विकास, यानी टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, इट इज फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगा, प्रौद्योगिकी बढ़ेगी, उस तरह से वैश्वीकरण का विकास होगा। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कॉल सेंटर्स का, कि भाई आज अभी आपने देखा होगा कि कोविड के दौर में भी वर्क फ्रॉम होम की जो स्थिति चल रही थी, क्या है, अगर ये टेलीकम्युनिकेशन नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो पूरी दुनिया के लोग कहीं भी बैठ के कहीं भी काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, तो अमेरिका की कोई कंपनी भारत में चल सकती है, भारत के किसी छोटे से मोहल्ले में चल सकती है, ठीक है, या भारत की कोई भी जो पूंजी निवेश संबंधित चीजें हैं वो घर बैठे आप कर सकते हैं। ये प्रौद्योगिकी का जो विकास है, ये टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट टेक्नोलॉजी का जो विकास आया, इसने ग्लोबलाइजेशन को बहुत आसान बनाया। लाइव टेलीकास्ट आप अमेरिका में हो रहा है किसी चीज का, यहां देख सकते हैं, तो इससे क्या, कल्चरल इंटीग्रेशन बढ़ा, विचारों का आदान प्रदान बढ़ा। तो ये प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ, इसने वैश्वीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उदारीकरण तथा निजीकरण बहुत महत्वपूर्ण बात है, और भारत के संदर्भ में तो और महत्वपूर्ण बात है। भाई भारत में क्या हुआ, 1990 के आसपास हमने अपनाया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, और इसमें बेसिकली हमने क्या किया, तीन तरह की चीजें की, और वो क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस पर और चर्चा करेंगे बाद में।
तो उदारीकरण को कहते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी जो चीजें आपने बहुत कस के पकड़ रखी हैं, जिन चीजों पे आपने कठोर नियम बना रखे हैं, आयात और निर्यात को आपने बिल्कुल दबा के रखा है, आपने बहुत टैक्सेस से उसको कंट्रोल में रखा हुआ है, उनको कंट्रोल करने के लिए उनको फ्री करना, उन नीतियों को थोड़ा फ्री हैंड देना, यह उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण क्या कहलाता है कि आप ये नीति बना के रखे हुए हैं कि केवल सरकार ही किसी कंपनी को चला सकती है, सरकारी कंपनियों को ही अलाउ किया जाएगा कि वो यहां पे उद्यम चला सकते हैं, या जो संपत्ति रहेगी वो सरकार के ही हाथ में रहेगी, उस चीज को हटा के प्राइवेट हाथ में भी देना, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट भी कई बार कहा जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन इज रिलेटेड टू डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये निजीकरण और उदारीकरण, ये जो नीति है, इससे क्या बनता है? वैश्वीकरण होता है। कैसे होता है? जैसे अगर आपने मान लीजिए पहले नियम बना रखा था कि लिबरलाइजेशन नहीं होगा, कोई बाहर की कंपनी यहां नहीं आएगी, तो नहीं आती थी। जब आपने निजी उदारीकरण कर दिया तो आपने बाहर के लोगों को आना अलाउ किया, खुले बाजार की नीति या खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी की, तो बाहर की कंपनी आएंगी, आप बाहर जाएंगे, तो उससे वैश्वीकरण बढ़ेगा। निजीकरण जब आप प्राइवेट करेंगे संपत्तियों को, या प्राइवेट लोगों को भी अलाउ करेंगे, तो बाहर के भी जो पूंजीपति है वो यहां आके निवेश करेंगे। तो उदारीकरण और निजीकरण ने भी वैश्वीकरण को प्रमुखता दी। उत्पादन का वैश्वीकरण, जाहिर सी बात है, जो भी प्रोडक्शन करना है वो पूरे विश्व के साथ मिलकर करना है, विश्व की जरूरत को देखते हुए करना है। आ रही बात समझ में? जैसे अगर किसी भारतीय चीज की डिमांड अमेरिका में हो रही होगी तो भारत में उस चीज का उत्पादन तेज किया जाएगा। तो इससे वैश्वीकरण उत्पादन का भी हो रहा है, केवल घरेलू जरूरतों की नहीं बल्कि बाहरी जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो ये वैश्वीकरण कहलाएगा। और राज्यों का आपसी जुड़ाव, राज्य यानी जो कंट्रीज हैं, स्टेट का मतलब यहाँ पे देश से है, तो इनका आपसी जुड़ाव जो होगा, जब एक देश दूसरे देशों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, कई फोरम पर डायलॉग्स होंगे, नए नए छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे वैश्वीकरण को बल मिलेगा। और देखिए पिछले 10-20 साल को ही अगर आप देखें तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स जैसी संस्थाएं, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी चीजें, यानी कई तरह के ऐसे मंच बने हैं और पहले से भी चले आ रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, संयुक्त राष्ट्र संघ तो है ही, इसके अलावा आसियान, यूरोपीय संघ, G20, G7, इस तरह के बहुत संगठन ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, जो वैश्वीकरण को और पूरे कई राष्ट्रों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी क्वाड एक बहुत नया चला हुआ है जिसमें 4 महत्वपूर्ण देश एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक देशों को दूसरे देशों से जोड़ने का काम कर रही हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बन जाती है वैश्वीकरण का। प्रौद्योगिकी का विकास यानी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, उदारीकरण या निजीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, उत्पादन का वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, एंड राज्यों का आपसी जुड़ाव इन द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशंस विद ईच अदर। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात देखने के लिए आती है कि वैश्वीकरण का राजनीतिक सांस्कृतिक क्या प्रभाव है। ठीक है ना, यानी आर्थिक तौर पर इसका क्या प्रभाव है, राजनीतिक तौर पर क्या प्रभाव है और सांस्कृतिक तौर पर क्या प्रभाव है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आप केवल आर्थिक आयाम की बात करना चाहें तो पूरे विश्व को अगर आप अर्थव्यवस्था लेकर चलें तो इसमें कोई शक नहीं है कि वैश्वीकरण ने एक लाभ तो दिया है, क्योंकि वैश्वीकरण ने जो मांग और पूर्ति की व्यवस्था है, देखिए अर्थव्यवस्था किस पर चलती है? अर्थव्यवस्था सीधे सीधे मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर चलती है, खास करके पूंजीवादी या मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में तो कितनी मांग होनी चाहिए, कितनी पूर्ति होगी, सब सरकार तय करती है। लेकिन हमें पता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद तो साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं का लगभग विलोपन हो गया, और जो साम्यवादी विचारधारा लेकर चलती है वो जरूरी नहीं कि अर्थव्यवस्था भी साम्यवादी लेकर चलें। It is never tantamount that a socialist nation will have a socialist economy. They may have the mixed economy। और उदाहरण चाइना। तो इसलिए एक तरह से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं या मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं पूरी दुनिया में घूमने लगी हैं, और वो व्यवस्था मांग और पूर्ति पर आधारित है। तो पूरी दुनिया के मांग को इकट्ठा करना और पूरी दुनिया के मांग के लिए पूर्ति करना, इस व्यवस्था को वैश्वीकरण ने बहुत बखूबी निभाया है। जैसे मान लीजिए कोई एक देश है जहां पर लेबर की डिमांड नहीं है लेकिन पूर्ति लेबर की वहां बहुत ज्यादा है, भारत के जैसे देश, तो उस लेबर की पूर्ति के लिए डिमांड कहां से हो सकती है? अमेरिका से हो सकती है कि ठीक है आपके यहाँ नौकरी नहीं है तो ठीक है, हमको टेक्नोलॉजी के लिए लोग चाहिए, हमको कारीगर चाहिए, हमको स्किल काम करने वाले लोग चाहिए, तो यहां से वो लेबर वहां जा सकता है। अब जरा आप गौर करिए कि अगर वैश्वीकरण ना हो और एक देश दूसरे देश से ना मिले तो हो सकता है कि भारत में 1 लाख बहुत ट्रेंड इंजीनियर्स हो पर वो काम ना कर रहे हो, बैठे हो सकता है कि बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, जानने वाले, हो सकता है आर्किटेक्ट हो सकता है मैसॉन्स हो, लेकिन उनको पता नहीं है कि काम ही नहीं है, कहीं डिमांड नहीं है। मान लीजिए एग्जांपल, ऐसा कंडीशन अगर आ जाए तो यह समस्या का कारण बन सकता है। ऐसे में इस सप्लाई को के लिए डिमांड किसी भी देश से आ सकता है, या मान लीजिए यहां पर डिमांड है किसी चीज की और सप्लाई पूर्ति नहीं है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, तेजी से भारत में जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो इक्विपमेंट्स हैं
ठीक है, जैसे मोबाइल फोन्स, जैसे डेटा केबल्स, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो भारत को चाहिए प्रोडक्ट गुड्स में यहाँ पे। लेकिन अगर इतना डबल यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा तो कहां से वो पूरी होंगी, तो महंगी होंगी चीजें। तो चीन जैसे देशों से कितना आयात बढ़ा, ठीक है, हमको उसके सब्स्टिट्यूशन पे काम करना चाहिए, हम कर भी रहे हैं, लेकिन मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। और चीन ऐसा देश जहां पर ज्यादा सप्लाई है लेकिन डिमांड चाहिए, तो भारत से डिमांड मिल गई। तो ग्लोबल विलेज बनाने का जो वैश्वीकरण का आर्थिक आयाम अगर आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि मांग और पूर्ति का संतुलन बनाने में वैश्वीकरण ने एक भूमिका महत्वपूर्ण निभाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें आप देखिए कि वैश्वीकरण के युग में वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, इसका प्रवाह है, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली ट्रेड हो रही हैं। विदेशी कंपनियां बिना किसी औरत के अपना सामान सेवाएं दूसरे देश में बेच रही हैं। तो जो विदेशी कंपनियां हैं वो एक देश से दूसरे देश में सामान को बेच रही हैं। वैश्वीकरण के कारण दूसरे देश में पूंजी निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी देश दूसरे देश में जाकर पैसा निवेश कर सकता है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को मिला के कहा जाता है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। और विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, जिसकी स्थापना 1995 में हुई। इसका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये जो तीन आप देख रहे हैं ना, ये धुरंधर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और WTO, ये दुनिया में वैश्वीकरण के सबसे प्रमुख, ये कह सकते हैं ठेकेदार हैं। ये तीनों संस्थाएं वैश्वीकरण को लागू करने का कार्य कर रही हैं, ठीक है, करती भी हैं। तो वैश्वीकरण का अगर आर्थिक आप आयाम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया में इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक है। इस तरह जब अन्य भी आप प्रभाव और आयामों को देखेंगे तो उसमें जो वैश्वीकरण है उसके अलग अलग आयाम आपको दिखाई देंगे। ऐसा भी है कि कुछ इसकी समस्याएं भी रही आर्थिक तौर पर। कई ऐसे देश हैं जहां पर, या कई ऐसे दुनिया के देश हैं जिनको ऐसा महसूस होता है कि उनके संसाधनों का दुरुपयोग हो गया और वहां गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती चली गई। ये एक डिबेट का मुद्दा बना रहता है। लेकिन आर्थिक तौर पर अगर आप इसके आयाम या प्रभाव देखें तो ये आपको स्पष्ट रूप से ये चीजें दिखाई देती हैं कि वस्तुओं सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह हुआ, विदेशी कंपनियां बिना किसी अवरोध के सामान और सेवाएं दूसरे देशों में बेच रही हैं, पूंजी निवेश यानी एक दूसरे में FDI हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव या आयाम, विद्वानों का मानना है कि यदि वैश्वीकरण का सफर इसी प्रकार चलता रहा तो राज्य की भूमिका एक समन्वयक की रह जाएगी। अब देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राज्य जो होगा वो एक फैसिलिटेटर बनकर रह जाएगा। फैसिलिटेटर यानी केवल फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला रह जाएगा, राज्य बहुत हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। अब स्टूडेंट्स एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब वैश्वीकरण का विरोध होता है या वैश्वीकरण के जब विपक्ष में बात की जाती है तो एक बात ये की जाती है कि ये एक रूपता लाना चाह रहा है पूरी दुनिया में, बाकी संस्कृति को छुपाना चाह रहा है। एक इसका क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि जो वैश्वीकरण है इसने संप्रभुता को हानि पहुंचाई, यानी जो कंट्रीज की सोवर्निटी है। सोवर्निटी क्या होती है? अपने आंतरिक मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता, या अपने लिए निर्णय लेने के लिए जो उनके पास अधिकार है। ऐसा माना जाता है कि वैश्वीकरण के कारण इतने एग्रीमेंट बन जा रहे हैं, इतने नियम कानून बन जा रहे हैं कि एक देश चाहकर भी कुछ नियम लगा नहीं पा रहा है। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। जो विश्व व्यापार संगठन की बात हम कर रहे थे, WTO, अब WTO में क्या है, सारे देश जुड़े हुए हैं और ये क्या करता है, ये लगभग 170 से अधिक 170 देशों के आसपास का संगठन है। और ये क्या करता है कि पूरे दुनिया में मुक्त व्यापार और फ्री एंड फेयर ट्रेड हो सके उसकी बात करता है। अब इस चक्कर में क्या होता है, कई देशों को ये अपने यहां मिल रही सब्सिडी को लगाने से रोकता है। भारत उसका एक भुक्तभोगी है। भारत में क्या होता है, भारत अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर कुछ सब्सिडी देना चाह रहा है, तो ये बार बार टांग अड़ाता है कि नहीं आप इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते, ये सब्सिडी देंगे चीजें सस्ती हो जाएंगी, फिर वो जो फ्री ट्रेड वाला कंसेप्ट है वो आपका खराब हो जाएगा। पूरी दुनिया में जो एक हम फ्री या फेयर ट्रेड वाला है, यानी कि सही तरीके से व्यापार करने की जो नीति है उसमें आप दिक्कत होगी। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं जिसमें आप देखेंगे कि चाहकर भी एक देश वैश्वीकरण के नियमों में इस तरह बंध जा रहा है कि अपने आंतरिक मामलों में भी समझौता करना पड़ रहा है। यानी कि जो राज्य है उसकी भूमिका एक समन्वयक की रह जा रही है, कोऑर्डिनेटर की रह जा रही है, बहुत ज्यादा वो कंट्रोल या रेगुलेटर की भूमिका नहीं रह जा रही है। राज्य क्या चाह रहा है, वो अपने यहां रेगुलेटर रहे पर वो समन्वयक हो जा रहा है। वैश्वीकरण के समर्थक विश्व सरकार बनाने की कल्पना करते हैं। जाहिर सी बात है, जो वैश्वीकरण को फेवर में वो कहते हैं कि भाई एक ग्लोबल जो है गवर्नमेंट बने जो पूरी दुनिया पर राज करे, ताकि सरकारों के बीच के संबंधों और वैश्वीकरण के कारण आवश्यक हुए नए अधिकारों को विनियमित किया जा सके, ताकि उनका ये मानना है कि अगर विश्व सरकार रहेगी तो पूरी दुनिया के लिए जो जरूरी अधिकार हैं वो बना दिए जाएंगे और उस हिसाब से दुनिया चलेगी। बहुत लोग जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको दुनिया की सरकार जैसा मान के भी चलते हैं। और इस तरह की संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब कि दुनिया भर के जो केसेस होते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में जो दाव पेच लगता है, उसमें कोई केस अगर अंतर्राष्ट्रीय हो गया तो वहां लड़े जाते हैं और उसका ट्रिब्यूनल माना जाता है। तो इस तरह की संस्थाएं दुनिया भर में काम भी कर रही हैं जो विश्व भर की एक पंचायत के रूप में काम करती है। भाई यूएनओ क्या है? यूएनओ आप इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण दे सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये जो है एक ग्लोबल पंचायत कह सकते हैं आप इसको। और इसमें कुछ ऐसे प्रमुख अंग हैं जो पूरी दुनिया में सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इसके अगर हम देखें सांस्कृतिक प्रभाव, अगर देखें वैश्वीकरण का, तो वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव और आयाम भी है, इसमें कोई शक नहीं है। कई कल्चरल इंटीग्रेशन, मैंने आपको बताया कि एक देश की संस्कृति, एक देश का के जो विचार हैं, जो खान पान है, जो पहनने ओढ़ने का तरीका है, जो जीवन जीने का तरीका है, वो दूसरे देश को बहुत हद तक प्रभावित कर रहा है। आप देखिए बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। भारतीय वेशभूषा अगर आप देखिए तो पश्चिमी होती जा रही है, पश्चिम के लोग भी भारतीय वेशभूषा को अपना रहे हैं। तो इस तरह के सांस्कृतिक रूप से वैश्वीकरण ने पश्चिमी पूंजीवादी आदर्शों और उपभोक्तावादी को बढ़ावा मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। उपभोक्तावादी मतलब क्या है? उपभोक्तावादी का मतलब ये हो गया कि भैया जो कंज्यूमरिज्म जिसको कहते हैं, यानी जो कंज्यूमर मांगेगा वो देना पड़ेगा। जो जरूरी चीज हो या ना हो, कंज्यूमर अगर उसको डिमांड करने लगा तो वही चीजें बनेंगी, जरूरत की चीजें हो या ना हो। तो वैश्वीकरण से पश्चिमी पूंजीवाद आदर्श, यानी जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म है, उसके जो आइडियल्स हैं, ये इधर के देश में बढ़ने लगे हैं, उठने लगे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वैश्वीकरण ने पश्चिम के सांस्कृतिक वर्चस्व को बढ़ा दिया है, जिसे हम सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का मतलब क्या? साम्राज्यवाद का मतलब क्या है भाई? अपना साम्राज्य दूसरों पर ले जाना, फिर धीरे धीरे गुलाम बना लेना, जो उपनिवेशवाद में बदल जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पश्चिम के सांस्कृतिक चीजें हमारे यहां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हमारे यहां सांस्कृतिक साम्राज्यवाद आ गया है, या हम अपनी संस्कृति भूल के दूसरे संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो ये इसमें दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन यानी इंटरनेशनल टूरिज्म और यात्रा के मामले में बहुत बढ़ गए। ये जो यात्रा है, टूरिज्म है, इसको हमको और अच्छे से चर्चा बल्कि करनी चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन में टूरिज्म का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, रोल है। यानी जो टूरिज्म हो रही है और जो यात्राएं होती हैं एक देश से दूसरे देशों में, और एक टूरिज्म इकोनॉमी भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपनी पूरी अर्थव्यवस्था ही टूरिज्म पर चला रहे हैं। जैसे एग्जांपल मालदीव आप ले लीजिए। मालदीव के पास पानी भी नहीं है ठीक से पीने के लिए, लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी चीज है वो उसका टूरिस्ट, जो उनका एक तरह से जो जगह है जो उनको मिली हुई है प्राकृतिक रूप से, वो बहुत अच्छी है। तो ये एस्थेटिक रूप से उनको मिला हुआ है। तो टूरिज्म भी बढ़ा हुआ है, पूरी दुनिया में पर्यटन बढ़ रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमों ने विश्व संस्कृति को उपभोक्ता क्रांति से अनिवार्य रूप से जोड़ दिया है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक कह सकते हैं कि ये कंज्यूमर गुड्स में चेंज कर दिया है। आप देखिए ना कि फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी जो चीजें हैं, क्या वो कोई बहुत आवश्यक वस्तुएं थी आज से कुछ दिन पहले तक, लेकिन अब वो एसेंशियल वस्तुएं जैसी प्रस्तुत होती हैं। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या एक देश से दूसरे देश में काम करने वाली कंपनियां हैं, इन्होंने बाजारवाद को, उपभोक्तावाद को बहुत तेजी से विकसित किया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं कि वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क आते हैं, कौन से आर्गुमेंट्स इनके फेवर में दिखाई पड़ते हैं, कौन से आर्गुमेंट इनके अगेंस्ट में दिखाई देते हैं। तो अगर फेवर की बात करें तो इससे उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ होता है। वे अपेक्षाकृत कम मूल्य में वो अपेक्षाकृत कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएं खरीद सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई जब आपके पास भाई डिमांड सप्लाई पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। अगर मान लीजिए किसी वस्तु की डिमांड हो रही है और वो मिले ही ना, तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी, ये लॉ ऑफ डिमांड है। अब अगर मान लीजिए कि अगर पूरे दुनिया भर से चीजें यहां पर आ रही हैं तो वो तो कम मिलेंगी। आप देखिए कि मोबाइल का एक ऐसा दौर आया जब एक छोटा सा मोबाइल 10-20 हजार 30 हजार रुपए तक मिलता था। आज वो मोबाइल 600-800 1,000 रुपए मिल रहा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि बाहर से जब चीजें आके बम्बार्डिंग होने लगी, यहां पर ज्यादा से ज्यादा चीजें भरने लगी, दुनिया भर की सस्ती चीजें आने लगी, तो उपभोक्ता को तो लाभ होगा ही। तो वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को कई विकल्प मिलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में, और जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो कंज्यूमर को ही लाभ देता है। उपभोक्ताओं को चयन करने का अवसर मिलता है, जाहिर सी बात है, दे कैन चूज। ठीक है ना, क्योंकि सामान्यतया एक ही प्रकार का उत्पादन देसी और विदेशी दोनों कंपनियां करती हैं, इसमें ठीक बात है। आप देखिए कि भले ही विदेशी कंपनी हो, लेकिन जब भारत में उत्पादन करेगी तो दिखाएगी कि हम ये जड़ी बूटी डाल रहे हैं, ऐसा डाल रहे हैं, ऐसा करके, यानी जो यहाँ की संस्कृति को मैच करे, यहाँ की जरूरतों को मैच करे, तो एक जैसा उत्पादन। और जो यहाँ बनी हुई कंपनी है, जो इसी देश की कंपनी है, वो अगर जड़ी बूटी डाल के भी बना रही है तो उसके लिए कंपटीशन बन गया। तो ये एक जैसी कंपनियां, विदेशी कंपनियां भी यहाँ के जैसे चीजों का उत्पादन करती हैं, तो अवसर मिल जाता है चयन करने का उपभोक्ताओं को।
निर्माताओं के लिए भी मुक्त व्यापार का लाभकारी होता है। तो ये तो कंज्यूमर के हिस्से से बात हो गई, पक्ष में, कि कंज्यूमर फायदे में है, और जो उत्पादक है, जो निर्माता है, उसके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि उसको एक बाजार मिल रहा है, उसको मुक्त व्यापार के कारण उन्हें एक बड़ा निर्यात बाजार उपलब्ध हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना। तो जो लोग यहाँ उत्पादन करते हैं, अगर उनको बाजार चाहिए तो वो बाहर विदेश भेजते हैं। अगर विदेश में एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया जाए तो यहाँ के काफी लोगों को उससे दिक्कत हो जाएगी, वो कहाँ बेचेंगे अपना माल, या बाहर के लोग जो बना रहे हैं वो इंडिया में बेचना चाहते हैं, वो कहाँ बेचेंगे। तो ये गिव एंड मतलब फायदे में है उपभोक्ता भी और उत्पादक भी। देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का कुशल उपयोग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है। ठीक बात है कि पहले अगर कंपटीशन नहीं रहेगा या कोई उसमें निवेश करने वाला नहीं रहता था तो संसाधन होते हुए भी उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाता था। लेकिन अगर वैश्वीकरण के कारण कई सारी जैसे मान लीजिए एक संसाधन होता है ह्यूमन रिसोर्स भी। ह्यूमन रिसोर्स भी क्या है, आप ज्योग्राफी में, भूगोल में भी इसको पढ़ेंगे, यानी मानव संसाधन। तो मानव संसाधन मान लीजिए ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कोई बाहर की कंपनी आई, उसने एक बहुत एमएनसी बना दी, यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी, कॉल सेंटर ही खोल दिया मान लीजिए, और 1000 लोगों को उसमें लगा दिया, तो ठीक से इनका इस्तेमाल हो रहा है, इससे आर्थिक क्रिया होगी, आर्थिक क्रिया होगी तो लोग पैसा कमाएंगे, तो फिर डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। तो इसलिए अगर जो आर्थिक संसाधन देश में है उनका कुशल उपयोग होगा, खनिजों का, चीजों का, और देश की प्रक्रिया विकास की तेज होगी। आप देखिए बहुत सारे मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स, जो बहुत सारे जैसे बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि दूसरे देशों से मिलकर बनाया जाए, मेट्रो जो भारत में चलती है, कई सारे जापान के साथ समझौता करके चलाई जाती है। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो दुनिया भर के कंपनीज मिलकर बनाती हैं। वैश्वीकरण से देश को विदेशी विनियोग प्राप्त होता है, विदेशी विनियोग यानी फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब यहां से आप कोई चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर की करेंसी मिलेगी आपको, और जिससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को लाभ प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है, भारत इतना बड़ा देश है, पेट्रोल डीजल है नहीं, बाहर से मंगाना है तो उसको डॉलर चाहिए, तो डॉलर कैसे मिलेगा? जब तक आप बाहर कोई चीज निर्यात नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? तो ये वैश्वीकरण का ही कारण है कि हमको दोनों देशों के साथ गिव एंड टेक की क्या मिलता है, एक फ्रीडम मिलता है या एक चांस मिलता है कि उत्पादक और, या जिसको कह सकते हैं कि निर्माता और उपभोक्ता दोनों लाभ में है। ये है इसके फेवर के आर्गुमेंट्स, ये वैश्वीकरण के पक्ष में ये बातें कही जाती हैं। और क्या कही जाती हैं? मुक्त व्यापार से राष्ट्रों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह मुमकिन हो जाता है कि वे विशिष्टीकरण की दिशा में जाएं और बेहतर मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वस्तुओं को पैदा करें। बिल्कुल ठीक बात। यानी कि एक होता है ना नॉर्मल गुड्स, अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक होता है सामान्य वस्तुएं, एक होता है घटिया वस्तुएं। तो जब अर्थव्यवस्था खुली हुई रहती है, जब कई कंपनियां एक साथ काम कर रही होती हैं, तो बढ़िया वस्तुएं, गुणवत्ता वाली, क्वालिटी वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं ताकि लोगों को चूज करने का मौका मिले। उद्योगों तथा उत्पादों में प्रतियोगिता, वस्तुओं की किस्म में सुधार। जब भारत ने निजीकरण अपनाया था, उदारीकरण अपनाया, तो उस समय भारत के ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी जो सरकारी कंपनियां तो घाटे में थी, क्योंकि कोई प्रतियोगिता नहीं थी। जैसे ही हमने वैश्वीकरण अपनाया, कंपटीशन बढ़ा, तो जो बाकी बच गई पीएसयूज थी वो ठीक काम करने लगी और दूसरी कंपनियां भी ठीक काम करने लगी। तो प्रतियोगिता जब आती है तो जो उससे निकलने वाला प्रोडक्ट है वो भी अच्छा होता है। अर्थशास्त्र में ही बाजार के कई भाग होते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक होती है एकाधिकार बाजार। तो जब तक आप प्रतियोगिता नहीं करेंगे तब तक मोनोपोली रहेगी, एकाधिकार रहेगा, फिर उससे बनने वाली चीज खराब भी हो तो भी लोगों को खरीदनी पड़ेगी। लेकिन प्रतियोगिता होते ही उत्पादन के गुण, गुणवत्ता, हर चीज में वृद्धि हो जाती है। वैश्वीकरण से राष्ट्रीय उद्योगों की विदेश संबद्धता में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। भाई जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, एक देश दूसरे देश से व्यापार करेंगे तो ट्रेड तो बढ़ेगा ही पूरी दुनिया भर में। वैश्वीकरण से पूंजी का निर्बाध संचरण होता है, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि होती है, एफडीआई, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, और भारत आजकल काफी बड़ा रिसिपिएंट है एफडीआई का। तो यह घरेलू संसाधनों के साथ मिलकर विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करा देता है। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ भारत सरकार के पास इतनी बड़ी जमीन पड़ी है, भारत सरकार चाहता है कि यहाँ मेट्रो रेल का कारखाना बन जाए बहुत बड़ा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो अगर बाहर से एफडीआई आ गई तो इस आर्थिक संसाधन का और जो लेबर है उनको काम करने का मौका मिलेगा और इससे एक बेहतर उत्पादन की प्रक्रिया बनाई जा सकती है। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा संभव हो जाती हैं? अगर आपके पास वैश्वीकरण है। अब देखिए कुछ इसके विपक्ष में भी तर्क है। तो अब विपक्ष में क्या क्या तर्क है? इससे पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है। पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलने का मतलब, पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलने का मतलब यह है कि राज्य की भूमिका कम होती जाएगी, राज्य मूक दर्शक बना रहेगा, और जो गरीब है, जो ऐसे देखो होता क्या है, पूंजीवाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चलता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब ये होता है कि आप अगर फिट हैं तो जी लीजिए, नहीं तो कोई भरोसा नहीं। फिट का मतलब केवल हेल्दी से नहीं, आपके पास पैसा है, डिमांड करने की क्षमता है, परचेजिंग पावर है, टैलेंट है, स्किल है, आप फाइट कर सकते हैं तो रहिए। ये पूंजीवाद का सबसे प्रमुख बात है। लेकिन जो समाजवाद या साम्यवाद है वो किस पे काम करता है? वो वेलफेयर पे काम करता है।
वेलफेयर कंसेप्ट, ठीक है ना। यानी वो क्या करेगा, आपका किस तरह से वेलफेयर होता रहे, आपका किस तरह से विकास होता रहे। अगर आप कमजोर भी हैं तो हाथ पकड़ के सरकार आगे बढ़ाएगी, आपकी जिम्मेदारी लेगी, आपका ठेका लेगी सरकार। इस तरह का समाजवाद में चलता है। तो लेकिन वैश्वीकरण में तो यह संभव नहीं है। तो यह माना जाता है कि पूंजीवाद को जब प्रोत्साहन मिलता है तो पूंजीवाद के समस्त दोष इसके पाए जाते हैं। समस्त दोष क्या है कि जो कमजोर होगा, जो नहीं कॉम्पीट कर पाएगा, वो पीछे रह जाएगा, पहली बात। दूसरा, इसमें पूंजीगत तथा आधारभूत उद्योगों के स्थान पर उपभोक्ता वस्तु आधारित उद्योगों की अधिक महत्व दिया जाता है। यह माना जाता है कि जब ये वैश्वीकरण या पूंजीवाद आएगा तो जो आधारभूत चीजें हैं, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी चीजें हैं जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, उस तरह की चीजों पर ज्यादा ध्यान ना देकर उपभोक्ता वाली चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि मार्केट में किस चीज की मांग चल रही है, खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने की चीजें, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब, या मोटरसाइकिल, कार, गाड़ियां, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इससे आर्थिक असमानता वृद्धि होती है। अभी मैंने बताया, जो फिट नहीं हो पीछे रह जाएगा। और ये देखने को मिला भी कि आर्थिक असमानता जो है, यानी गरीब और अमीर का जो खाई है, वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक डेटा आया था कि भारत में लगभग 1 से 1.5% लोगों के हाथ में लगभग 70% का पूरा वेल्थ है। तो ये आर्थिक असमानता देखने के लिए मिल रही है। वैश्वीकरण में देसी और विदेशी उत्पादकों के मध्य प्रतियोगिता होती है, इससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की अवहेलना होती है। अब देखिए, ये एक समाजवादी विचार है, ठीक है ना, कि भाई जो हमारे अपने इंडस्ट्रीज या कंपनीज हैं उनको हम प्रतियोगिता के लिए छोड़ दे रहे हैं विदेशी कंपनियों के सामने, और जो हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्राथमिकता दें अपनी कंपनियों या अपने चीजों को, वो नहीं दे पाते हैं। अब WTO है, WTO बोला कि भाई आप फ्री एंड फेयर ट्रेड करिए, अपने यहां को ज्यादा फायदा क्यों दे रहे हैं, बाहरों को भी बराबरी दीजिए। तो ये सारी चीजें रहती हैं। वैश्वीकरण में अल्प विकसित यहां होगा, ठीक है ना। वैश्वीकरण में जो अल्प विकसित और विकासशील देशों की तुलना में विकसित देश ज्यादा लाभान्वित होते हैं। ये माना गया है, ये बहुत बार कहा जाता है कि जो डेवलप्ड नेशन है, जो विकसित देश हैं, उनको ज्यादा फायदा हुआ। उन्होंने अपनी बाजार की नीतियां, अपनी पूंजीवादी नीतियां छोटे छोटे विकासशील देशों पर थोप दिया। उन विकासशील देशों में एक बहुत बड़ा बाजार था, उस बाजार में अपनी चीजें लाते गए और उनको उसका आदी बना दिया, और अब अपनी चीजों से वो व्यापार से ज्यादा फायदा कमा रहे हैं। कुछ हद तक ये चीज दिखाई भी पड़ती है, ठीक भी मालूम होती है कि जो अल्प विकसित है, छोटे विकसित देश थे या विकासशील देश हैं, उनकी तुलना में विकसित देशों को ज्यादा फायदा हुआ है। अल्प विकसित और विकासशील देश तकनीक के लिए विकसित देशों पर निर्भर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, कोई बड़ी अच्छी चीज लाकर वो मार्केट में आपके दे देंगे, अब वो आप उसका टेक्निक तो आपको पता है नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, विकसित देशों पर निर्भर हो जाएंगे। और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिखाई देता है डिफेंस का, रक्षा। डिफेंस में क्या होता है, डिफेंस में जो इतने विकसित देश हैं, अमेरिका, रूस जैसे जो ये बड़े बड़े देश हैं, ये क्या करते हैं, एक बहुत उच्च क्वालिटी का और नई तकनीक का हवाई जहाज, फाइटर जेट, ये सब बना लेंगे, उसको पूरी दुनिया में दिखाएंगे, घुमाएंगे। उसके बाद जो छोटे छोटे देश होंगे उनको भी लगेगा हमारे पास भी होना चाहिए। पाकिस्तान जैसा देश F-16 खरीदने लगता है, तो हम भी देखिए फ्रांस से लेकर राफेल आए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो तकनीक है, ये नई टेक्नोलॉजी है, उसके लिए हमें निर्भर हो जाना पड़ता है। आज भी देखिए जितने आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, विंडोज चला रहे हैं, जो कंप्यूटर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ कहां से ले रहे हैं, सब बाहर से हम ले रहे हैं, सब हम उस पर आधारित हो गए हैं। तो वैश्वीकरण से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, वैश्वीकरण से तकनीक में सुधार हुआ है, वैश्वीकरण से संभावनाएं बढ़ी हैं, लेकिन निर्भरता भी बढ़ी है। हालांकि इसका काट ये कहा जाता है कि भाई वैश्वीकरण का मतलब ही आत्मनिर्भरता, सहयोग, लेकिन क्या सह अस्तित्व में सबका फायदा हो रहा है या किसी एक का फायदा हो रहा है, ये हमेशा एक डिबेट का मुद्दा बना रहता है जो वैश्वीकरण से संबंधित है। अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण आखिरी भाग इस पाठ का है वो है भारत और वैश्वीकरण। अब देखिए, भारत के वैश्वीकरण को समझाने से पहले कुछ बेसिक बातें हमें जरूर ध्यान में रख लेनी चाहिए। देखिए, भारत जो है, इसकी यात्रा पर थोड़ा सा हम ध्यान दे देंगे। अगर 1947 में हम आजाद हुए, ठीक है, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक बात, और यहां से हम 1951 से पहले हमने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाएं भी शामिल कर ली। पंचवर्षीय योजना हम लेकर चलने लगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने सुनने के लिए अपना लिया, मिश्रित अर्थ व्यवस्था। इसमें हमने क्या किया, और हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर आए, औद्योगिक नीति, जिसमें हमने क्या किया, लगभग उद्यमों को, इंडस्ट्रीज को 2-3 भागों में बांट दिया। एक केवल सरकार के लिए, एक में सरकार और निजी लोग सहायता से, और एक केवल निजी के लिए, लेकिन निजी के हाथों में बहुत कम इंडस्ट्रीज दी गई। अब हुआ ये कि 1950 हम जब आजाद हुए तो हमने एक नीति अपनाई, और वो था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी आयात वैकल्पिक नीति।
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ये पॉलिसी हमने क्यों अपनाई? हमको ये लग रहा था कि अभी हम आजाद हुए हैं, हमने पहले अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को अपने यहां व्यापार करने की छूट दी थी, इसीलिए वो हम पर हावी हो गए, हमें गुलाब बना लिया। इसलिए अब हम कहीं बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे, मंगाएंगे भी तो उसके लिए हमने क्या किया, इसमें बेसिकली क्या किया, हमने टेरिफ और कोटा, टेरिफ और कोटा दो चीजें लगाई। टेरिफ यानी जो मंगाते थे उस पर टैक्स लगाते थे, और कोटा यानी हमने एक मात्रा फिक्स कर दी कि इससे ज्यादा हम मात्रा में कोई चीज नहीं आने देंगे, ताकि किसी विदेशी अर्थव्यवस्था का या विदेशी शक्तियों का हमारे ऊपर क्या हो, कोई बहुत बड़ा अधिकार ना बने। यह कहानी शुरू की हमने आजादी के बाद। ठीक है जी। अब जब यह कहानी शुरू की तो हम कह सकते हैं कि हमारी एक तरह से क्लोज इकोनॉमी की काम कर रहा था। ठीक है ना, हम बंद अर्थव्यवस्था के तौर पे काम कर रहे हैं, पूरी तरह नहीं, लेकिन अगर आप सैद्धांतिक रूप से देखें, मतलब आप अगर व्यवहारिक रूप से देखते तो लगता कि हाँ, हमने कुछ ऐसी नीति अपनाई है कि हम पूरे दुनिया से बहुत ज्यादा व्यापार करने के मूड में है नहीं। और उसी समय शीत युद्ध भी चल रहा था और साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच की लड़ाई चल रही थी, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसी चीज निकाल कर ले आए हम। उसके बाद हुआ ये कि लगातार पंचवर्षीय योजनाएं चलती रही, कुछ अचीव हुई, कुछ में घाटा भी हुआ। अब पूरे देश में जो हमारी अपनी इंडस्ट्रीज थी, जो पब्लिक सेक्टर, कुछ हमने पीएसयूज बनाए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकारी कंपनियां थी। अब इसको किसी विदेशी कंपनी से कोई प्रतियोगिता तो थी नहीं भारत में, तब उस गुणवत्ता से ना तो वो कंपनियां चल पाई, ना उस गुणवत्ता से उनकी जो चीजें प्रोडक्शन हो रहा था वो भी चल पाई, बहुत सारी समस्याएं होने लगी। यहां देश में गरीबी थी, खाद्य संकट था। उसके बाद हमने 1962 में लड़ाई लड़ी, 75 में लड़ाई लड़ी, कई सारी लड़ाइयां भी हुई जिससे हमारे देश पर बहुत बड़ा बर्डन आ गया। गरीबी हटाने जैसे प्रयास किए गए और उसके लिए बहुत सारे सरकारी योजनाएं लेकर आई गई। उन योजनाओं को खर्च करने के लिए हमने क्या किया, हमने कर्ज लेना शुरू कर दिया, और भारत सरकार ने क्या किया, डेफिसिट फाइनेंस यानी घाटे का बजट लगातार बनाया। घाटे का बजट, तो घाटे का जब बजट बनाया, इसका मतलब यह कि जितनी सरकार की इनकम थी उससे ज्यादा वो खर्च करने लगी, और उसका परिणाम यह हुआ कि 1990 आते आते हमारा जो अर्थव्यवस्था थी वो गहरे संकट से जूझने लगी। और गहरे संकट से जूझने का मतलब यह हुआ कि हमारे पास अब बाहर से आयात करने के लिए भाई विदेशी मुद्रा चाहिए, वो बचा ही नहीं था, और हम 6-7 दिन के लिए बस विदेशी मुद्राएं बच गई। और इस स्थिति में फिर हम दौड़कर कहां गए, उन्हीं के पास गए जिनकी अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे। ठीक है, और किन के पास गए, हम गए IMF। ये देखिए पूरी कहानी के तौर पर मैं आपको इसलिए समझा दे रहा हूं ताकि आपको ये चीज एकदम दिमाग में लॉजिक बैठ जाए कि भाई क्यों हम वैश्वीकरण की तरफ गए और किस प्रक्रिया के तहत गए। ठीक है ना, तो हम कहां गए, IMF और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गए। हमने उनसे मदद मांगी। जब हमसे मदद मांगी तो इन्होंने कहा कि भैया आप अपने यहां क्या करिए, आर्थिक सुधार करिए। क्या करिए, आर्थिक सुधार करिए। ठीक, ये आर्थिक सुधार में इन्होंने कहा कि आप जो इमीडिएट परेशानियां हैं, जो तुरंत आई हुई परेशानियां, उनको भी दूर करिए और कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी करिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब पूरे अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर बदलिए। आप जिस तरह काम कर रहे हैं उस तरह आप नहीं ले पाएंगे चीजों को। ठीक है ना, $7 बिलियन के आसपास हम लोन लेने के लिए हम वहां प्रयास में थे, और उन्होंने कहा कि भाई आपका जो अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है, जो आपने बंद करके रखा हुआ है, कोई कंपटीशन नहीं है। और आप भारत में उस समय क्या क्या मुख्य चीजें हावी थी, एक तो रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म को कहते हैं लाल फीताशाही, कोई भी काम करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फाइनें लेनी पड़ती थी। लाइसेंसिंग की व्यवस्था यहां पर बहुत हाई में थी। लाइसेंसिंग का मतलब कोई कंपनी लगानी है तो दुनिया भर के लाइसेंस लेने पड़ते थे, दुनिया भर के उसमें परमिशंस लेने पड़ते थे। ठीक है ना, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा हाई टैरिफ, ठीक है, कोटा, ये सारी चीजें, मैंने 2-4 चीजें ऐसी विसंगतियां थी कि अगर बाहर से कुछ मंगाना है तो दुनिया भर के टैक्स लगाया जाएगा। ये सारी परेशानियां उस समय थी। तो इन्होंने बोला कि इन सबको खत्म करिए आप। ठीक है, इन सबको खत्म करके, और 3 सिद्धांत भारत को अपनाने पड़े उसके बाद, और वो सिद्धांत क्या थे, एक उदारीकरण, ठीक है, जिसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन। दूसरा करना पड़ा निजीकरण, जिसको कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन, P, और लास्ट में सब मिला जुला के फिर हो गया
वैश्वीकरण, जिसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मिला जुला के इसको कहा जाता है एलपीजी की पॉलिसी। ठीक है, कब लाया हमने? 1991-92 के आसपास ये पॉलिसी हमने अपनाई। ठीक है जी, 1991-92 में हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उस समय देश में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। ठीक है, और हमने ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की पूरी क्या किया, पूरा कंसेप्ट अपनाया, और यहां से भारत का संबंध वैश्वीकरण से जुड़ा। हमने क्या किया? मुख्य रूप से जितनी लाइसेंसिंग की व्यवस्था थी, जितना कोई फैक्ट्री चलाने के लिए परमिशन लेने पड़ते तो परमिशन ज्यादा से ज्यादा कम कर दिए। प्राइवेट लोगों को अलाउ किया कि आप भी आकर हमारे यहां निवेश कर सकते हैं, बैंकों में निवेश कर सकते हैं, कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, भूमि पे निवेश कर सकते हैं। जो बड़े टैक्सेस लगाए जा रहे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उसको कम किया। इस तरह की बहुत सारे स्टेप्स लिए जिससे कि अर्थव्यवस्था को हल्का किया जाए। हमने एक डिसइन्वेस्टमेंट की जो ले आए कि जो बड़ी बड़ी सिक यूनिट्स हैं, जो कंपनियां ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, उनको प्राइवेट हाथों में देंगे, उनका निजीकरण करेंगे। तो ये जो उदारीकरण में क्या बेसिकली था कि जो भी हमने स्ट्रिक्ट नियम बना रखे थे कि हम किसी को कंपनी नहीं खोलने देंगे, उसके दुनिया भर के उसके लिए परमिशन लेने लेंगे, उसको उदार किया, उसको लिबरल किया कि ठीक है आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, छोटे छोटे नियम लगा के। प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया और पूरी दुनिया के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को, जो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी चला रहे थे कुछ देर पहले, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को भी हमने एक तरह से काटने का, खत्म करने का काम किया। और हम धीरे धीरे फिर किससे जुड़ गए? वैश्वीकरण से जुड़ गए। ये पूरी कथा कहानी थी भारत का वैश्वीकरण से जुड़ने का पूरा कंसेप्ट। अब देखिए, सन 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भारत ने औद्योगिक विकास का मार्ग अपनाया। हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो करना था। भारत ने जो आर्थिक प्रणाली अपनाई उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मैं आपको यही बता रहा था अभी। घरेलू उद्योगपतियों को विदेश प्रतियोगिता से बचने के लिए संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई, प्रोटेक्शनिज्म, कि बाहर की कंपनी को आने नहीं देंगे तो यहां के कंपनी वाले ग्रो कर जाएंगे। 1991 के आर्थिक सुधारों के साथ ही भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली। अब 1991 के वो क्या आर्थिक सुधार थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके बाद से विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश और विदेशी प्रवृत्तियों का प्राप्त बढ़ने लगा। और जैसे ही हमने ये नीति अपनाई, उसके बाद से विदेशी जो टेक्नोलॉजी है और विदेशी जो निवेश है वो सब कुछ भारत में बढ़ने लगा। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के आर्थिक जगत में प्रवेश कर गईं। बिल्कुल ठीक बात, जितने आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं विदेश की, वो यहां आने लगी। सरकार ने अनेक वस्तुओं के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध, जिसको कोटा कहते थे, जिसकी बात मैं कर रहा था, मात्रात्मक प्रतिबंध यानी मतलब एक कोटा लगा रखा था कि इससे ज्यादा हम कोई चीज अंदर नहीं आने देंगे, उसको हटा दिया। करारोपण की नीति को उदार बनाने में भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। करारोपण यानी टैक्स लगाने की नीति, इसको क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया, कम से कम टैक्स लगाया जाएगा। घरेलू तथा विदेशी निवेश के बीच भेदभाव खत्म कर दिया गया। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति को अत्यधिक उदार बना दिया गया, यानी उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए अगर आपको कोई लाइसेंस लेना है तो इसको और ज्यादा उदार बना दिया गया, छोटा बना दिया गया। और घरेलू तथा विदेशी निवेश के बीच भेदभाव को भी खत्म कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसने हमें वैश्वीकरण की तरफ आगे बढ़ाया। ठीक है, जिसमें ये सब कुछ शामिल है, निजीकरण भी, उदारीकरण भी और ग्लोबलाइजेशन भी। ठीक है, इस संबंध, अच्छा, वैश्वीकरण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर प्रभाव आप देखना चाहें तो कुछ इसमें विभिन्न मतभेद हैं। कुछ विद्वान वैश्वीकरण को भारत के लिए लाभकारी मानते हैं, तो कुछ विद्वान भारत के लिए हानिकारक मानते हैं। पहले वर्ग के विद्वान का मत है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत अब पूरे विश्व से जुड़ चुका है। भाई लोग कहते हैं कि भारत जो एक बंधा हुआ था, एक कमरे के अंदर था, वो बाहर नहीं देख रहा था, वो पूरी दुनिया से जुड़ गया। हम पूरी दुनिया से जुड़ने लगे, आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी। और हमारे यहाँ के लोग बाहर जाकर काम करने लगे, वहाँ के लोग यहाँ आकर करने लगे, और यहाँ की पूंजी तो बाहर की पूंजी यहाँ ज्यादा आने लगी। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बात है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में असाधारण रूप से विस्तार हुआ, और हुआ भी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जितना विंडोज वगैरह आप सब कुछ देख रहे हैं, सब उसके बाद आया। वैश्वीकरण के विरोधी यह तर्क देते हैं कि भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से किसानों को हानि और विदेशी व्यापार को प्राथमिकता मिलती है। ये वैश्वीकरण के हम कह सकते हैं भारत का निगेटिव प्रभाव देखने के लिए मिलता है कि जो जब वैश्वीकरण बढ़ा और वैश्वीकरण के बाद जब जीडीपी भी इंक्रीज होनी शुरू हुई, तो भारत में, देखिए मैंने कल भी आपको उस दिन भी बताया था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन मुख्य रूप से होते हैं क्षेत्र। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना, यानी एक प्राथमिक क्षेत्र। एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, और एक होता है टर्सरी सेक्टर, ठीक है, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक,
अब ये जो प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राथमिक जो होता है, ये कृषि से आधारित होता है, ठीक है। ये जो होता है ये उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग से आधारित होता है, जो सेकेंडरी सेक्टर है। और तीसरा जो होता है ये सेवा से आधारित, सेवा क्षेत्र कहते हैं, सेवा यानी सर्विसेज। तो हमने ये देखा कि उदारीकरण के बाद ये सेवा क्षेत्र तो तेजी से डेवलप हुआ, लेकिन प्राथमिक या कृषि क्षेत्रों में वो लाभ दिखाई नहीं देता है जो लाभ दिखाई देना चाहिए। तो ये बात कही जाती है कि 1991 के आर्थिक सुधारों से किसानों को हानि पहुंची और किसानों का वो डेवलपमेंट या वो विकास नहीं हो पाया जो अर्थव्यवस्था में जिस तरह का विकास देखने के लिए मिलना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स ये हमेशा ध्यान रखिए। और एक इसके विपक्ष में तो मैं आपको तर्क एक दो और बता चुका हूं कि जो संप्रभुता है, जो सॉवरेनिटी है, इस पर खतरा माना जाता है कि भाई निर्णय लेने की जो क्षमता होती है सरकारों में वो कम हो जाती है। इसके अलावा पूरे संस्कृति का एक रूपता दिखाई देता है, ये इसका एक विरोध का तर्क दिया जाता है। तो भारत के संदर्भ में ये सारे तर्क दिए जाते हैं जो महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। इनका मानना है, दूसरे पक्ष का ये मानना है कि निजीकरण का आशय पूंजीवाद होता है, जिसमें पूंजी और उद्योग निजी हाथों में होता है। देखते हैं आज भी बहुत बहस चलती रहती है कि सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है। ये जो कंसेप्ट है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से, निजीकरण से आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं, यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो निजीकरण के कारण बढ़ती है। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जब कोई कंपनी सरकारी है तो सरकार निर्णय लेगी तो कीमतों पर रोक रहेगी, लोगों को उसका फायदा रहेगा। जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन को अगर सरकार चलाएगी तो वहां प्लेटफॉर्म टिकट देखा जाएगा 5 रुपए का मिलेगा। लेकिन हो सकता है किसी रेलवे स्टेशन को अगर प्राइवेट के हाथों में दे दिया जाए तो उसे बहुत सुंदर चमकाएगा, वैश्वीकरण का प्रभाव दिखाई देगा उस पर, या निजीकरण का प्रभाव दिखाई देगा उस पर, चमचमाता स्टेशन रहेगा। लेकिन हो सकता है प्लेटफॉर्म टिकट आपको 50 रुपए भी देने पड़े, ठीक है। तो ये तर्क दिया जाता है, ये समझाया जाता है। किसानों से उनकी जमीनें छीनकर उद्योग लगाए जा रहे हैं, ऐसा तर्क दिया गया वैश्वीकरण के खिलाफ कि भाई जो बड़ी बड़ी ये मल्टीनेशनल कंपनियां लगाई जा रही हैं। एक वैश्वीकरण में एक कंसेप्ट आता है SEZ का, इसको कहते हैं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये SEZ क्या है? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का नियम ये होता है कि ये चीन से भारत ने एक तरह से कॉपी किया इसको कि कोई ऐसा क्षेत्र बनाया जाए जहां पर उत्पादन के लिए फैक्ट्रियां लगाई जाएं और उससे सीधा एक्सपोर्ट किया जाए, उसका निर्यात किया जाए। और यहाँ पे होने वाली जो उत्पादन होता है उसमें सरकार बहुत सारी सहूलियत देती है, टैक्स में बहुत छूट देती है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो ये भारत में भी कई जगह बनाए गए हैं, नोएडा एक उसका उदाहरण है, नोएडा के अलावा और भी बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं। तो यहाँ पर यह आरोप लगाए गए कि ये SEZ को बढ़ाने के लिए, देने के लिए किसानों की जमीनें जो हैं वो अधिग्रहित की जाती हैं और किसानों को उससे नुकसान होता है। तो ये इसका एक तर्क दिया जाता है जो वैश्वीकरण पे भारत के प्रभाव को देखते समय ध्यान रखना है। अब आखिरी में देखते हैं कि वैश्वीकरण की कुछ अपनी चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। तो एक तो प्रतियोगिता में बने रहना, ये वैश्वीकरण से देखने के लिए मिलता है। भाई अगर आप दुनिया के साथ कम्पीट कर रहे हैं, प्रतियोगिता उसके साथ कर रहे हैं, दुनिया के साथ आप अपना कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप कंपटीशन में बने रहें। मतलब आप अपनी गुणवत्ता, अपनी चीजों की, अपने गवर्नेंस की, हर चीज की इस तरह से बना के रखें कि एक कंपटीशन बना रहे। सरकार एवं व्यापार नियमन यानी कि जब वैश्वीकरण होती है तो जो सरकार के जो नियम कानून होते हैं, मैंने अभी बताया संप्रभुता वाली बात, कि सरकार अपने आप को स्थापित रख पाए, अपने इंटरनल मामलों में ज्यादा उसमें हस्तक्षेप ना हो, या अपने यहाँ के कंपनियों, अपने फैक्ट्रीज और लोगों के भी हितों का ध्यान रख पाए, ये वैश्वीकरण में एक चुनौती बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विकास करना, यह भी एक चुनौती बनती है कि भाई पूरी दुनिया में ये समझाया जा सके कि भाई वैश्वीकरण अगर है तो इससे एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बन रहा है। लोगों को तो लगेगा कि हमारा देश है, हमको फायदा होना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में एक जो ग्लोबल विलेज की भावना की जो मैं बात कर रहा हूं वो बन पाए, सब में उसका विकास हो पाए, ये वैश्वीकरण में एक चुनौती देखी जाती है। और विविधता को व्यवस्थित करना, जाहिर सी बात है भाई भारत जैसा देश जब मैक्सिको जैसे देश के साथ समझौता करेगा, मैक्सिको जब चीन जैसे देशों से करेगा, चीन के साथ बुल्गारिया, जब पूरे देश एक दूसरे के साथ वैश्वीकरण में जुड़ेंगे तो इसमें डायवर्सिटी तो है भाई। एक देश के अंदर ही डायवर्सिटी नहीं संभल पाती है, कई धर्म है, कई जाति है, कई भाषाएं हैं, कई पहनावे हैं, वहीं परेशानी रहती है। तो पूरे विश्व की विविधता को आप कैसे मेंटेन करेंगे? तो उसको व्यवस्थित रखना, अरेंज रखना, ये वैश्वीकरण में एक बहुत बड़ी चुनौती बनती है जिसको आपने हमेशा ध्यान रखना है। और आज हम प्रस्तुत हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ जिसमें हम NCERT सॉल्यूशंस करेंगे वैश्वीकरण के चैप्टर का। स्टूडेंट्स, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए लेकर आ रहा है सभी स्टेट बोर्ड्स और CBSE बोर्ड के सभी कक्षाओं का हिंदी माध्यम में सारे लेक्चर्स, सारे पूरे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन
उसके क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एमसीक्यू सॉल्यूशंस, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छे नंबर लेकर परीक्षा में पास हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको किसी तरह के सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल निःशुल्क आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्रोवाइड कर रहा है सभी क्लास के सभी चैप्टर, सभी विषयों का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और उससे एग्जाम से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और टॉपिक्स। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी इस परीक्षा की यात्रा में मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ अच्छे नंबरों के साथ पास होइए। तो इसी कड़ी में आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 की वैश्वीकरण का जो चैप्टर है उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। देखेंगे कि जो हमने वैश्वीकरण का पूरा चैप्टर किया था, जिसमें वैश्वीकरण के बहुआयामी उसकी जो कारण है, परिणाम है, उसका जो प्रभाव है, वो सब कुछ हमने देखा था। भारत पर उसका क्या प्रभाव है ये भी देखा था और पूरी दुनिया में वैश्वीकरण का कैसे उदय हुआ और कैसे वैश्वीकरण बढ़ता जा रहा है इस पर भी हमने बात की थी। तो इससे संबंधित अगर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे और जल्दी में आप एक शॉर्ट टाइम में भी अपने चैप्टर का रिवीजन भी एक बार कर सकेंगे कि कितना क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें कुछ विभिन्न आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे और उसमें आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए बातचीत करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखिए, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि परीक्षा में प्रश्नों को पढ़ना बड़ा आवश्यक है। कई बार सही है पूछता है, कई बार सही नहीं है या गलत है, तो हम गलत या सही ध्यान दिए बिना हमको लगता है करेक्ट आंसर हमको मार्क करना है या इनकरेक्ट आंसर चूज करना है और वहां हम गलती करते हैं। तो रीडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है ये आपको बताना है। तो जो विभिन्न कथन दिए हुए हैं कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। अब देखिए, अगर सभी ऑप्शन को आप ध्यान से देखें तो वैश्वीकरण सिर्फ एक आर्थिक परिघटना है ऐसा नहीं है। हमने वैश्वीकरण जब चैप्टर पढ़ा था तब भी ये देखा था कि वैश्वीकरण में आर्थिक प्रमुख भाग है, माने अर्थव्यवस्था की बातचीत और आर्थिक लेन देन ये इसमें एक प्रमुखता रखती है, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक इसके साथ साथ वैचारिक जो आदान प्रदान है ये भी वैश्वीकरण का एक बहुत प्रमुख परिघटना उसमें रहती है। तो सिर्फ ये जो शब्द है, ओनली जो शब्द है, ये इस ऑप्शन को गलत बना रहा है। इसके अलावा वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। देखिए 1990-91 में वैश्वीकरण जो है वो भारत के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि शुरू हुई। हालांकि ऐसा नहीं कि 1991 के पहले भारत बिल्कुल विश्व से कटा हुआ था, लेकिन खुले बाजार की नीति उसकी नहीं थी और एक तरह से क्लोज इकोनॉमी के तौर पर हम या बंद अर्थव्यवस्था के तौर पर काम कर रहे थे। तो 1991 में जब मैंने आपको पहले बताया एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया, तो भारत के संदर्भ में तो ये ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं भारत की बात नहीं की गई। ऐसा लग रहा है कि जो वैश्वीकरण की शुरुआत है वही 1990-91 में हुई है, ऐसा नहीं है। वैश्वीकरण की शुरुआत पहले हो चुकी थी। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए ये बात ठीक है कि जो पश्चिमी सभ्यता है, जो पश्चिमी संस्कृति या पश्चिमी विचार थे, वो भारत के संदर्भ में ज्यादा हावी दिखाई देते हैं वैश्वीकरण के बाद। लेकिन ऐसा नहीं कि वैश्वीकरण में केवल पश्चिमी सभ्यता से ही जुड़ना है, आपको लैटिन अमेरिकी देशों से भी जुड़ना है, आपको चीन जापान जैसे देशों से भी जुड़ना है, आपको अफ्रीकी देशों से भी जुड़ना है। तो वैश्वीकरण जो है पूरे विश्व की बात कर रहा है, किसी एक पश्चिमी सभ्यता की केवल बात नहीं कर रहा है। तो पश्चिमीकरण समान है ऐसा नहीं, हाँ पश्चिमीकरण वैश्वीकरण का एक भाग जरूर है। मैंने आपको जरूर बताया था कि पश्चिमी साम्राज्यवाद जिसको मैंने बताया था वो जरूर दिखाई देता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, यानी मल्टी डायमेंशनल, जिसको आप कहते हैं क्या है, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी इवेंट या परिघटना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, तो सांस्कृतिक, ठीक है, इसके अलावा आर्थिक, ठीक है, सामाजिक और वैचारिक रूप का जो आदान प्रदान है, वैचारिक विचारों का भी जो क्या है, ये वैचारिक, ये सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक आदान प्रदान या इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, ये सब कुछ इस वैश्वीकरण में आता है, इसलिए इसको बहुआयामी कहते हैं, कई आयाम इसके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। दूसरा प्रश्न है कि वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है। विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलग अलग देशों और अलग अलग समाजों पर जो वैश्वीकरण है इसका इंपैक्ट या प्रभाव विषम रहा, यानी कि एक जैसा नहीं रहा, ठीक है, डिफरेंट रहा। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा, बिल्कुल नहीं। जाहिर सी बात है, जब सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा तो हर जगह की संस्कृति अलग होगी, हर जगह की मांग और पूर्ति अलग होगी, हर जगह की भौगोलिक स्थिति अलग होगी। तो हम अगर ये कहें कि सभी देशों और समाजों पर प्रभाव बिल्कुल समान रहा, एक जैसा रहा, बिल्कुल गलत बात। वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित रहा नहीं। अभी हमने क्या किया था कि ये बहुआयामी था, यानी वो राजनीतिक भी था, वो आर्थिक भी था, वो सामाजिक भी था, ठीक है, सब कुछ था। वैश्वीकरण से अनिवार्यता सांस्कृतिक समरूपता आएगी। वैश्वीकरण से अनिवार्यतया सांस्कृतिक समरूपता आएगी, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि वैश्वीकरण आप कर देंगे तो निश्चित है कि सांस्कृतिक समरूपता आएगी, ऐसी नहीं है। थोड़ा बहुत देखा जाता है कई बार, लेकिन वो सांस्कृतिक समरूपता नहीं बल्कि इंटीग्रेशन होता है। इसलिए सांस्कृतिक समरूपता का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था कि कल्चरल यूनिटी की बात, माने या होमोजिनिटी जिसको कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर वैश्वीकरण कर देंगे तो पूरी दुनिया की संस्कृति एक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब है ए, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा। ये ठीक है, प्रभाव विषम तो रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी हर देश पर अलग अलग तरीके का प्रभाव देखने के लिए मिला। कहीं कहीं आर्थिक जो डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ, कहीं धीरे हुआ, कहीं कहीं देखा गया कि दूसरे देश का सांस्कृतिक प्रभाव ज्यादा पड़ा, कहीं कम पड़ा। इस तरह की कई घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा कि विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ए विल बी द, यानी क जो होगा ये सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है। अब वैश्वीकरण के कई कारण बताए गए थे, तो वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुख्यतः। ठीक है, देखते हैं, जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है, बिल्कुल नहीं। कोई एक खास समुदाय कैसे कारण हो जाएगा, अलग अलग सभी समुदाय कारण है। वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका जन्म हो रहा है। वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। अब देखिए, एकमात्र कारण यहां दे दिया, आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता। ये तो ठीक बात है कि जो इकोनॉमिक जो बेस है, यानी इकोनॉमिक, अगर आप आर्थिक तौर पर बात करें तो जो को एग्जिस्टेंस है या इंटरडिपेंडेंस है, ये ठीक है कि सही बात है, लेकिन एकमात्र कारण ही नहीं है, ओनली नहीं होगा। जहां ओनली लिखा होगा वहां मैटर थोड़ा डाउट में आ जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है कि वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण, यानी कि केवल कारण नहीं लिखा, एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है, ये ठीक बात है। मैंने कल भी, उस दिन भी लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, जितना प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट होगा, उतना वैश्वीकरण बदलेगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आप जो आउटसोर्सिंग जो मैंने बताया था, आउटसोर्सिंग एक वैश्वीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, बहुत महत्वपूर्ण इसका रिजल्ट निकल कर आया। ये क्या हुआ, एक कोई देश अमेरिका बैठा हुआ है और अपना कॉल सेंटर इंडिया में चला सकता है। तो ये क्या है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, प्रौद्योगिकी बढ़ी, तो ये चीजें निकल कर आगे आई। जितना टेलीकम्युनिकेशन बढ़ेगा, जितना आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, यानी आप कह सकते हैं कि ये नकली बुद्धि जैसे कुछ काम करती है, ठीक है, काल्पनिक बुद्धि जैसे काम करती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मशीनें इंसान का काम करेंगी। तो ये प्रौद्योगिकी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे वैश्वीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है ना, जैसे अगर मान लीजिए हवाई जहाज नहीं रहेगा तो आप एक देश से दूसरे देश में आ ही जा नहीं पाएंगे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वहां पे उपयोग तो है। तो ये जो यातायात के साधन बन रहे हैं, जो संचार के नए नए माध्यम बढ़ रहे हैं, इस तरह से ये जो प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, वो वैश्वीकरण पूरे दुनिया को एक जैसा बनाने में काम कर रहा है। और जिस पर उस दिन भी बात हुई थी कि अंततः हमको एक क्या देखने के लिए मिलता है, ग्लोबल विलेज, यानी क्या देखने को मिलता है, सांसारिक गांव, या एक गांव, पूरी दुनिया एक गांव के तौर पर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक, वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से, देखिए इस वर्ड को पकड़िए, सिर्फ, यही एक ऑप्शन गलत हो गया। वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता, मतलब कि जो आपके मूल्यों का मतलब ये कीमत की बात नहीं है, मूल्यों का मतलब आपके जो आइडियल्स हैं उसकी बात की जा रही है। तो देखेंगे, वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। अब देखिए, मूल्यों का संघर्ष नहीं होता ऐसा हम नहीं मानेंगे भाई, जिसके अपने अपने इंटरेस्ट है, जिसके अपने अपने आइडियाज हैं, हर देश के अपने अपने कुछ आइडियल्स होते हैं, तो उनका संघर्ष तो होता ही है, विचारों का संघर्ष तो होता ही है। वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्वपूर्ण गौण, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, वस्तु और सेवा
वस्तु एवं सेवा, इन दोनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है या इनका ट्रेड होता है, व्यापार होता है। ठीक है, ठीक है, इस दोनों को मिला के कहते हैं क्या? यानी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, और इसको मिला के कहते हैं कमोडिटी, और कमोडिटी एक्सचेंज तो पूरी दुनिया में होता ही है। ठीक है, और ये देखने के लिए मिला है कि वैश्वीकरण में सबसे ज्यादा प्रभाव सेवाओं का रहा है। ठीक है ना, जितना आप देख रहे हैं कि सर्विसेज, ये बीपीओस, केपीओस, ये जितना आप देख रहे हैं, या टेक्नोलॉजी की जो सर्विसेज हैं, आप ये देखिए कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर लोग जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वैश्वीकरण में सेवाओं का महत्व गौण नहीं बल्कि बहुत रूप से प्रमुख है। आप कह सकते हैं कि यहाँ प्रमुख हो जाएगा, तब ये शायद सही भी रहता। तो ये ऑप्शन भी अपने आप में गलत हो गया। और ये जो वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से, ये बिल्कुल ठीक है कि वर्ल्ड वाइड जो है वो इंटरडिपेंडेंस या इंटर कनेक्टिविटी जिसकी बात करते हैं, पारस्परिक जुड़ाव यानी इंटरनेट, इंटर कनेक्टिविटी से है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसलिए घ उसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, तो ये तो गलत है नहीं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ेगी, ये भी ठीक है। जो लोग ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए या वैश्वीकरण नहीं होना चाहिए, उनका हमेशा ये तर्क रहता है कि देखिए, अगर आप ग्लोबलाइजेशन करेंगे, बड़े बड़े व्यापारियों को बाहर से आकर यहाँ निवेश करने देंगे, तो जो छोटे लोग हैं वो और दब जाएंगे, गरीबी और बढ़ेगी, गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती जाएगी, देयर इज अ गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच। ठीक है, ये बात दिखाई देती है, तो ये भी ऑप्शन सही रहता है। वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। अब जो लोग इसको जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई इससे जो है कल्चरल यूनिटी जैसा बनेगा और ठीक रहेगा। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। ठीक है, तो ये अनिवार्यता सांस्कृतिक समरूपता आ जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए घ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, इसके घटक क्या है, यानी वर्ल्ड वाइड जो इंटरकनेक्टिविटी है इसका क्या मतलब है और क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का मतलब क्या होता है कि आप यातायात के रूप में भी जुड़िए, आप अर्थव्यवस्था के रूप में भी जुड़िए, आप सांस्कृतिक रूप से भी जुड़िए, ये सारे घटक रहते हैं। दुनिया भर में अंतर संबंध का तात्पर्य है कि वैश्वीकरण का विस्तार करने के लिए दुनिया भर में वस्तुओं और सेवाओं, प्रौद्योगिकी, विचारों, लोगों के मुक्त प्रवाह के माध्यम से दुनिया को आपस में जोड़ना, सीधी सी बात है। यानी पारस्परिक जुड़ाव का मतलब क्या है, पूरी दुनिया के लोग आपस में जुड़ जाएं। किन किन मुद्दों को लेके, वस्तु और सेवा जिसकी बात अभी मैंने की थी, कमोडिटी को लेकर, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को लेकर, विचार यानी अपने आइडियाज को लेकर, लोगों के, और लोग भी खुद आए जाए मुक्त रूप से, कोई भी फ्लाइट से उड़ा कहीं चला गया। मैंने कल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट उस दिन बात बताई थी, वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल ये किस चीज की पहल है? वीजा ऑन अराइवल का मतलब ये होगा कि आप किसी देश में जाइए वहीं वीजा ले लीजिए, पहले से लेने की जरूरत नहीं है। ये पहल है लोगों के मुक्त प्रवाह पर। ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह फ्री होकर आ जा सकें, उसी से संबंधित ये वीजा ऑन अराइवल का कंसेप्ट है। तो इससे दुनिया को आपस में जोड़ना, ये पारस्परिक जुड़ाव है। ठीक, इसमें 3 घटक होते हैं। पहला कैपिटल फ्लो। कैपिटल फ्लो मतलब जो पूंजी है एक देश की वो दूसरे देशों में जा सके। आपने पढ़ा हुआ है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको कहते हैं एफडीआई, कई बार इस पर चर्चा हुई है। ठीक है ना, तो एफडीआई क्या है? एक देश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से आकर कोई कैपिटल कहीं लगेगा। तो जो 3 महत्वपूर्ण से घटक इसमें कैपिटल फ्लो या देशों के बीच ऋण या व्यावसायिक निवेश के माध्यम से संसाधनों का प्रवाह है। यानी एक देश दूसरे देश को ऋण भी दे सकता है और डायरेक्ट जाकर निवेश भी कर सकता है। दूसरा है ट्रेड फ्लो, मतलब कैपिटल फ्लो के बाद अब ट्रेड फ्लो यानी कि व्यापार का आदान प्रदान, किस चीज का? गुड्स का, या देशों के बीच माल के आदान प्रदान को संदर्भित करता है। तीसरा है श्रम प्रवाह, जो किससे संबंधित है? सेवा से। यानी एक तो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, दूसरा सेवा, या इसको हम सर्विसेज भी कहते हैं। ठीक है ना, सर्विसेज, इसका आदान प्रदान या रोजगार के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाकर ब्रेन ड्रेन को संदर्भित करता है। देखिए ब्रेन ड्रेन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये भी जो ब्रेन ड्रेन है इसको कई बार 2 संदर्भों में किया जाता है। इसकी वैश्वीकरण के आलोचना के संदर्भ में भी ब्रेन ड्रेन का उदाहरण दिया जाता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है कि जो बहुत ही अच्छे दिमाग हैं देश के, या जो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, वो एक देश से दूसरे देश में चले जा रहे हैं। कई बार कहा जाता है कि ब्रेन ड्रेन भारत के लिए बड़ा खतरनाक है। यहाँ के अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर, आईआईटीएंस, पीएचडी होल्डर, ये सारे विदेश में जाकर काम कर रहे हैं। तो आप पारस्परिक जुड़ाव में तो कह सकते हैं कि भाई रोजगार की संदर्भ से ये ठीक है कि जाकर वहां रोजगार मिल रहा है,
ये भी चर्चा हुई है कि हर चीज जो वैश्वीकरण का एक बहुत आयाम देखने के लिए मिला कि जो मांग और पूर्ति का संबंध है वो बैलेंस हो रहा है। तो अगर मान लीजिए रोजगार की मांग हो रही है तो उसकी पूर्ति किसी दूसरे देश में भी हो रही है, तो वहां पर जाकर वो काम कर सकते हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन से संदर्भित एक है। तो अगर आप पारस्परिक जुड़ाव को देखें तो इसका मतलब ये होता है कि दुनिया को एक साथ जोड़ना, इसमें 3 मुख्य घटक हैं। एक कैपिटल फ्लो जिसमें पूंजी का आदान प्रदान होगा, एक ट्रेड फ्लो जिसमें कि वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, और एक श्रम प्रवाह यानी सर्विसेज, यहां रोजगार के लिए एक देश से दूसरे देश तक लोग जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसानी से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं कि 3 प्रमुख घटक हैं और जोड़ने का मतलब कि वस्तुओं सेवाओं से, प्रौद्योगिकी से, विचारों से, इन सबों से और लोगों के मुक्त प्रवाह के माध्यम से एक साथ जोड़ देना। चलिए नेक्स्ट है वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी ने कैसे योगदान दिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसका आंसर आप खुद भी बनाकर लिख सकते हैं बहुत आसान शब्दों में कि भाई टेक्नोलॉजी जो है इसने ग्लोबलाइजेशन में या वैश्वीकरण में क्या योगदान दिया है। तो आज अगर आप बैठकर कल्पना करें कि पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ना है और टेक्नोलॉजी को हटा दीजिए, तकनीक को या प्रौद्योगिकी को हटा दीजिए, तो क्या ये संभव दिखाई देता है? बहुत मुश्किल दिखाई देता है। ठीक है, मतलब आप क्या चाहते हैं कि एक चिट्ठी भेजें और अमेरिका में पहुंचे 2 महीने बाद फिर वहां से जवाब आए? ऐसा तो हो नहीं सकता। आज आप क्लिक करते हैं और ईमेल पहुंच जाता है, आपके डेटा पहुंच जाते हैं। तो प्रौद्योगिकी ने तो बहुत बड़ा योगदान किया। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि भारत की जो है ऑटोमोबाइल्स तो दुनिया में कहीं जाके बिक रही हैं, वहां की गाड़ियां यहां बिक रही हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये जब तक प्रौद्योगिकी नहीं होगा ये करना आसान नहीं है। तो सेल फोन, मोबाइल सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनेट, टेलीफोन, माइक्रोचिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रूप में तकनीकी उपकरणों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए विचारों, राजधानियों और लोगों को एक स्थान के दूसरे स्थान पर तीव्र गति से स्थानांतरित करने के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए वैश्वीकरण में योगदान दिया है। सिंपल बात है कि भाई जो पूरा व्यापार है, जो पूरी श्रम प्रवाह है, टेक्नोलॉजी है, जो राजनीतिक संबंध है, जो लोगों के आने जाने की प्रक्रिया है, जो आने जाने का प्रवाह है, इसको तेज करना, आसान बनाना, ये सब किसके द्वारा ही संभव है? ये सब प्रौद्योगिकी के द्वारा संभव है। तो अगर प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी न काम करे तो ये चीजों को करना आसान नहीं है या इन चीजों को करना बहुत मुश्किल बन जाता है। तो इसलिए ये सारी जो चीजें हैं, ये इसने प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और लोगों को, विचारों को और सेवाओं को, वस्तुओं को, इन सब के आदान प्रदान में टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है कि इन चीजों का आदान प्रदान तेजी से हो सके और आसानी से किया जा सके। ठीक है ना। तो फ्लो एक जो शब्द है या प्रवाह जो है, ठीक है ना, फ्लो या जो प्रवाह है, ठीक है, इसको आसान बनाया प्रौद्योगिकी ने। ये फ्लो किसका? विचारों का, ठीक है, पूंजी का, ठीक, श्रम का, लोगों का, ठीक है, इन सभी चीजों का जो प्रवाह है एक देश से दूसरे देश में, इसको आसान बनाती है प्रौद्योगिकी। और इससे जो राजनीतिक और आर्थिक जो निर्भरता है उसको भी आगे बढ़ाने में क्या करती है? आसान बनाती है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि वैश्वीकरण ने, प्रौद्योगिकी ने बहुत आसानी से ये चीजों को किया है। अब देखते हैं कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, वैश्वीकरण में 2 तरीके के देश आपको दिखाई देंगे। एक पूरी दुनिया में एक तरह से आपको दिखाई देंगे 2 तरीके के देश, ठीक है ना। कौन कौन से? तो एक दिखाई देंगे आपको, ठीक है, पूरी दुनिया में एक जो देश आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा विकसित, और एक दिखाई देगा विकसित, इसके अलावा विकासशील। हां, विकासशील के संबंध में पूछा भी है, विकासशील और एक अल्प विकसित या अंडर डेवलप्ड जिसको कहते हैं। अब देखिए पूरी दुनिया इन 3 देशों में विभाजित है। विकसित जो डेवलप्ड नेशन जैसे यूएसए, ब्रिटेन जैसे देश, विकासशील जैसे इंडिया, चाइना, ठीक है ना, अल्प विकसित यानी कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज आपको दिख जाएंगी जो अल्प विकसित हैं। अब होता क्या है, ये जो विकसित देश हैं इन्होंने तो अपने मूल्यों को साधा, इन्होंने अपने सांस्कृतिक चीजों को भी थोपा, आर्थिक चीजों को भी थोपा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो विकासशील देश हैं, जो अभी अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनके यहाँ जो सरकारें हैं उनकी भूमिका, राज्य यानी सरकार से महत्वपूर्ण है, उनकी भूमिका कैसे बदल रही है पूरे वैश्वीकरण में? क्या उन पर कोई दबाव बन रहा है? क्या वो अपने मूल्यों को साध पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो ध्यान से समझिए कि विकासशील देशों में वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की बदलती भूमिका के प्रभाव को
निम्नानुसार अभिव्यक्त किया जा सकता है। कैसे? वैश्वीकरण राज्य क्षमता को कम करता है। देखिए मैंने उस दिन भी बताया था एक महत्वपूर्ण शब्द, संप्रभुता। संप्रभुता जिसको सोवर्जिनिटी कहते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि अपने आंतरिक मामलों के निर्णय लेने की आजादी आपको हो। समझ रहे हैं? जैसे जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं ना, तो आप पूरी तरह से संप्रभु होते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर देना है कि नहीं देना है ये आप पर निर्भर करता है। मत दीजिए, छोड़ दीजिए, मेरी मर्जी। ठीक है? जैसे अगर आपको यह अधिकार दे दिया जाए कि आप आज स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आज विद्यालय जाना है कि नहीं जाना है, ये आप तय करिए, तो यह आपका संप्रभु हुआ। या आपके विद्यालय में क्या नियम बनेंगे, ये आपका विद्यालय, आपके स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है। कोई बाहरी आकर उसको नहीं कहेगा कि आप ऐसे इस पीरियड में ये कक्षा चलाइए या इतने बजे से इतने बजे तक ये क्लास चलाइए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रभाव डालने लगे, इसका मतलब आपके संप्रभुता से खिलवाड़ हो रहा है। जैसे हमारा देश भारत है, तो हमारे भारत में कब चुनाव होंगे, हमारे भारत में हम किसको नागरिकता देंगे, किसको नागरिकता नहीं देंगे, ठीक है, हम किसको हम अपने देश के अंदर घुसने देंगे, किसको नहीं घुसने देंगे, ये अब हमारा आंतरिक मामला है। इसमें कोई बाहरी हमको मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन जो विकासशील देश हैं, देखा गया कि वैश्वीकरण के बाद राज्य की क्षमता को कम करते हुआ वैश्वीकरण दिखाई देता है। कई बार ऐसा होता है कि राज्य या देश कोई निर्णय लेना चाहता है, लेकिन वो वैश्विक मजबूरी के कारण, या कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के दबाव में आकर उसको निर्णय लेने का अधिकार नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि कई सारे एग्रीमेंट हो चुके होते हैं, कई सारी बाध्यताएं होती हैं। अर्थात सरकारों की क्षमता जो है वे करते हैं, बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकता को स्थापित करने के लिए प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। जाहिर सी बात है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रभाव डालती हैं। भाई देखिए, जो बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को स्थापित करने के लिए प्रमुख चिंता का विषय बन गया, यानी जो सरकारों के लिए एक चिंता बन गया है कि कैसे बाजार अर्थव्यवस्था को लागू किया जाए। अच्छा, बाजार अर्थ, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो आपका वैश्वीकरण है उसमें पूंजीवाद ज्यादातर हावी है, जिसको कैपिटलिज्म कहते हैं आप। अब ध्यान से समझिए, ये पूंजीवाद हावी है। अब ये जो कैपिटलिज्म या जो पूंजीवाद है, ये करता क्या है? ये मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था पहले कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यानी देखिए, जितने विकासशील देश है ना, जो भी अपना विकास कर रहे हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो थोड़ा समाजवादी बने रहें। समाजवादी बने रहने का मतलब वेलफेयर कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहते हैं कि जो कमजोर है उसका उंगली पकड़ के आगे बढ़ाएं। ठीक है ना? वो चाहते हैं बॉटम अप अप्रोच हो, नीचे से ऊपर तक विकास निकल कर आए। तो वहां पर जो कमजोर लोग हैं उनको विकास देना है। लेकिन जो आपकी बाजार अर्थव्यवस्था है, जो वैश्वीकरण है, वो पूंजीवाद की बात करती है कि नहीं, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, ये सब कौन तय करेगा? ये बाजार तय करेगा। तो सब कुछ बाजार के हाथ में छोड़ देना, ये चिंता का विषय बन जाता है सरकारों के लिए विकासशील देशों में, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो शायद उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ये एक चुनौती बनी हुई है। दूसरा, जो बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रभाव डालती हैं। भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहेंगे कि आप हम अपने, आजकल दुनिया भर में क्या चल रहा है? आजकल दुनिया भर में एक कंसेप्ट चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने की जो है आसानी किस देशों में है, ये बहुत चल रहा है। और इसमें काफी हद तक जो नियम रहते हैं, उसमें एक नियम ये भी रहता है कि कहीं जमीन कितनी आसान है लेना, या नया कंपनी स्थापित करने में कितनी आसानी हो रही है। तो उसमें कई बार सरकार न चाहते हुए भी कुछ जमीनें ऐसी हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देनी पड़ती है, या जो कर के नियम है, टैक्स लगाने के नियम है, उसमें भी ढील बरतनी पड़ती है। तो इसलिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, सरकार द्वारा निर्णयों पर प्रभाव डालती हैं, क्योंकि उनकी स्वयं की रुचि की पूर्ति सरकारी नीतियों पर निर्भर करती है। जाहिर सी बात है, अगर सरकारी नीतियां उनके हक में रहेंगी तो उनको फायदा होगा। और यहां पर फिर विकासशील देशों के जो राज्य है, इसकी भूमिका बदल जाती है, कम हो जाती है। पुराना कल्याणकारी जो राज्य है, अब कानून और व्यवस्था के रख रखाव और सुरक्षा के रूप में कुछ मुख्य कार्य करने के लिए अधिक से अधिक न्यूनतम राज्य का रास्ता दे रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। ये जो वेलफेयर या कल्याणकारी राज्य के बारे में अभी मैं आपको ये बता रहा था कि जो पुरानी कल्याणकारी राज्य थी, यानी जो वेलफेयर स्टेट थी, जो क्या थी, कल्याणकारी जो राज्य हैं, उनकी भूमिका ये होती थी, कल्याणकारी राज्य की भूमिका ये होती थी कि वो सबके लिए समानता के अवसर पैदा करे, वो सबके विकास के बारे में सोचे, वो सबकी भलाई के बारे में सोचे। ठीक है? लेकिन अब क्या हुआ, वैश्वीकरण के आने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा कानून का जो है वो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रहा है। यानी पहले वो क्या होता था, पहले वो रेगुलेटर हुआ करता था, पूरी अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करता था पहले का राज्य, और अब वो क्या बन गया है, फैसिलिटेटर बन गया है। ठीक है? मैंने पहले भी बताया आपको, फैसिलिटेटर यानी केवल वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, केवल वो क्या कर रहा है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद कर रहा है। ठीक है?
और इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो फैसिलिटेटर बन गया है और वो अब क्या कर रहा है, न्यूनतम राज्य की परिभाषा आ गई आजकल, न्यूनतम राज्य। न्यूनतम राज्य का मतलब क्या हुआ, एक भारत सरकार की भी एक बहुत बार आपने डायलॉग सुना होगा, बात चलता रहता है कि मिनिमम गवर्नेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस मतलब क्या, सरकार भी कहते हैं कि गवर्नमेंट कम रहेगी, यानी सरकार आपको हर जगह कम दिखाई देगी, आपको बार बार परेशान नहीं करेगी, लेकिन गवर्नेंस अच्छा चलेगा। तो सरकार ने क्या किया है, आजकल न्यूनतम राज्य को रास्ता दे दिया है और बोला है कि ठीक है, हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, आप अपनी व्यापार को चलाइए, अपने हिसाब से काम करिए, और हम जहां जहां आपको फैसिलिटी देने की जरूरत पड़ेगी वहां वहां फैसिलिटी देंगे और आप अपने राज्य का काम चलाइए। तो जो यहां पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, यानी क्रिटिकल एनालिसिस करना था, क्रिटिकल एनालिसिस से मतलब यह था कि जो राज्य है क्या उनकी भूमिका कम हुई है, ऐसा बताना था। तो इस क्रिटिकल या आलोचनात्मक मूल्यांकन में आप ये कह सकते हैं कि राज्य की भूमिका बदल रही है और उनका जो राज्य का जो क्षमता है, जो अधिकार है निर्णय लेने का, वो धीरे धीरे कुछ कम हो रहा है या प्रभावित हो रहा है। और राज्य अब क्या कर रही है, न्यूनतम राज्य को रास्ता दे रही है और कम से कम हस्तक्षेप करने की स्थिति में रहेगी। क्योंकि जो मेन बात इसमें ध्यान रखिएगा, जो वैश्वीकरण है ना, वो पूंजीवाद को बढ़ावा देगा और पूंजीवाद में क्या होगा, पूंजीवाद में मुक्त बाजार की बात चलेगी, वहां पर हस्तक्षेप की बात नहीं चलेगी। वहां पर क्या होगा, बाजार के रास्ते अर्थव्यवस्था को चलाने का काम किया जाएगा। और जो विकासशील देश हैं वो कल्याणकारी मॉडल पर चलना चाहते हैं, तो यहां टकराव होता है और यहां राज्यों को थोड़ी परेशानी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप विकासशील देशों के संदर्भ में यह मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन है, हाँ, कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है, यानी कल्चरल डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश के भी टर्म्स ध्यान में रखने चाहिए ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप चीजों को समझ सकें, ठीक है। और आजकल ट्रांसलेशन को लेकर थोड़ी परेशानी रहती भी है। तो क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण में सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? तो जाहिर सी बात है, ये तो निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वैश्वीकरण है इससे कल्चरल डाइवर्सिटी जो है या कल्चर में जो विभिन्न आयाम है वो दिखाई देते हैं। और एक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की भी जो कंडीशन हमने देखी थी, या इसको पश्चिमी साम्राज्यवाद भी कहा गया, ठीक है, यह भी देखने के लिए मिलने लगा। और जो सांस्कृतिक इंटीग्रेशन है, कल्चरल इंटीग्रेशन है, इसका प्रभाव वैश्वीकरण में बहुत दिखाई दिया। दुनिया भर के, आज देखिए कि दुनिया भर में जब खेल होते हैं, जो गेम्स हैं वर्ल्ड वाइड, जो गेम्स चल रहे हैं, ओलंपिक हुआ या वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, जो आईपीएल मैच आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, आप देखिए दुनिया भर के जो नृत्य संगीत के कार्यक्रम हैं, दुनिया भर के जो कल्चरल इवेंट हैं, वो यहाँ पर शुरू में और आखिरी में कराए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या दिखाई देता है कि एक मंच पर पूरी दुनिया आ रही है। जो अलग अलग चर्चा के मंच बनाए गए, राजनीतिक मंच में भी है, वहाँ पे सबके, आप देखिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में जब भाषण होता है, स्पीच होता है, तो जिस देश से जो राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री जाते हैं वो अपने यहाँ का वेशभूषा पहनते हैं, वो अपनी भाषा बोलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं हिंदी में बोलते हैं, कई देशों के अपने भाषाओं में, उर्दू में भी कुछ लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, फ्रेंच में बोलते हैं, अफ्रीकन देश के लोग अपने भाषा में बोलते हैं। तो ये जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है ये वैश्वीकरण से बहुत ज्यादा दिखाई देता है। आप यहां तक कि बाजार भी संस्कृति के हिसाब से चलता है। जैसे आप ध्यान से समझिए कि चीन की जो कंपनियां हैं वो भारत में आकर दिवाली के लिए दिए बनाते हैं, लड़ियां बनाती हैं, यहाँ के हिसाब से, यहाँ के त्योहारों के हिसाब से देवी देवताओं के फोटो बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये जो बाजार है आपका, जो मार्केट है, वो भी अब कल्चर से और संस्कृति से बहुत प्रभावित होने लगा है। तो मैं ये कहूंगा कि बल्कि प्रमुखता से ये दिखाई देता है कि वैश्वीकरण से आर्थिक लेन देन ज्यादा है, पर उसके पीछे जो बैकबोन बनकर आजकल खड़ा है दुनिया में, वो संस्कृति खड़ा है। और इस तरह के जो सांस्कृतिक विभिन्नता और सांस्कृतिक जो थॉट है, राष्ट्रवाद का जिस तरह का थॉट पूरी दुनिया भर में है, तो ये बहुत हद तक आपके वैश्वीकरण को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक परिणाम केवल सांस्कृतिक विविधता के लिए नेतृत्व नहीं करते हैं। सभी संस्कृतियां हर समय बाहर के प्रभावों को स्वीकार करती हैं, जाहिर सी बात है। हमारी पसंद को कम करने के लिए कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक भी हो सकते हैं, ये भी ठीक बात है। यानी जो संस्कृति होती है वो केवल सकारात्मक प्रभाव डाले ऐसा ही नहीं है। कई बार हमारे संस्कृति का प्रभाव कुछ इस तरह होता है कि हमें अपनी संस्कृति कम पसंद आने लगती है, जैसे मैंने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहा, और वो संस्कृति हावी हो जाती है। भारत के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि पश्चिमी संस्कृति जो है वो हावी होने लगी। शायद ही कभी बाहरी प्रभाव विकल्पों को बढ़ाते हैं या परंपराओं को प्रभावित किए बिना हमारी संस्कृति को संशोधित करते हैं। जैसे बर्गर मसाला डोसा के लिए एक विकल्प नहीं होते। देखिए अब ये उदाहरण के तौर पर इस प्रश्न को समझाए जाने के प्रयास किया गया है
कि आप ये कह सकते हैं कि जो संस्कृति जब प्रभाव डालती है दूसरी संस्कृति पर, तो हमेशा एक तरह से प्रभाव डालकर उसको पहले जैसा बनाए रखे, ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को खत्म कर दे। बार बार होते हैं ना कि सांस्कृतिक एकरूपता हो रही है, एक जैसी संस्कृति पूरी दुनिया में हो जाएगी, ऐसा कैसे होगा? एग्जांपल में आप देखिए कि ये ठीक बात है कि बर्गर हमारी संस्कृति में शामिल हो जाएगा, लेकिन वो मसाला डोसा के लिए एक विकल्प नहीं हो सकता। यानी जो यहाँ की डोसा की पसंद है, यहाँ डोसा को पसंद करने वाले जो लोग हैं, यहाँ की संस्कृति में जिस तरह खान पान में शामिल है, उससे बर्गर उसमें ऐड हो सकता है, उसको खत्म कर दे, ऐसा नहीं है। नीली जीन्स एक खादी कुर्ता के साथ अच्छी तरह से जा सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण हर बार सांस्कृतिक विविधता का नेतृत्व नहीं करता है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देने के लिए सहायक है। बिल्कुल ठीक बात है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक प्रभाव है वैश्वीकरण का, वो कई बार उसके साथ मिलजुल कर उसको विविधता भी देता है, कई बार सांस्कृतिक एकरूपता भी करता है, लेकिन पूरी तरह से संस्कृति एक जैसी हो जाए ऐसा दिखाई दे ये कोई जरूरी नहीं है। तो सांस्कृतिक भिन्नता बढ़ रही है वो ठीक है, लेकिन सांस्कृतिक भिन्नता बढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि एक संस्कृति दूसरे संस्कृति का विकल्प बन जाए। ठीक है, उसको आप ध्यान रखेंगे। वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस पर आप बहुत अच्छे थॉट प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो वैश्वीकरण आपको पता है कि भारत में 1990-91 के बाद, ठीक है, 1990 के बाद हम वैश्वीकरण की तरफ गए, जब हमने LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया, और उसके बाद हमने बाजार को अपने खोला। तो हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोजगार के नए साधन बने, यहाँ के जो रोजगार की मांग थी उसकी पूर्ति दुनिया भर में जाकर होने लगी, और यहाँ से लोग जाकर बाहर काम करने लगे, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, और हम भी एक बाजार के रूप में दुनिया के सामने आए। हमने इस तरह किया कि हम भी एक बाजार के रूप में आए, दुनिया भर के लोगों ने आकर निवेश किया, कंपनियों ने आकर यहाँ पर अपने माल भी बेचे, और उनको भी लाभ हुआ और हमको भी लाभ हुआ। और कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी है जो हमको देखने के लिए मिले। वैश्वीकरण ने भारत जैसे विकासशील देशों को बहुत प्रभावित किया। विश्व के अधिकांश विकसित देश भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखते हैं, यानी मार्केट, इसमें कोई शक नहीं है। भाई आज आप देखिए कि चीन और भारत में इतने तनाव के बाद भी चीन अभी काफी हद तक कंट्रोल कैसे कर पाता है, क्योंकि उसे पता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और भारत के बाजार में वहां की कंपनियों का बहुत बड़ा निवेश है। इसलिए भारत क्या है, पूरी दुनिया इसको एक मंडी के रूप में देखती है। इसलिए यहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय लोगों ने भी वैश्वीकरण के चलते आजीविका के लिए विदेशों में बसना शुरू कर दिया है। तो भारत ने कैसे प्रभावित किया? जाकर दूसरे देशों में हमारे लोग बस रहे हैं, वहाँ की जो डेमोग्राफी है, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, या जिस तरह के लोग हैं, उसमें परिवर्तन भी हुआ है। आप कनाडा में चले जाइए, बहुत बड़ी बड़ी शहरों में भारी संख्या में भारत के लोग आपको मिलेंगे। यूरोप में भी यही हाल है। तो यूरोप और अमेरिका की पश्चिमी संस्कृति बड़ी तेजी से भारत में फैल रही है। भारत में नीली जींस पहनना, पिज्जा खाना, टेलीविजन पर अनेक विदेशी चैनलों को देखना वैश्वीकरण का प्रभाव है। संस्कृति की बात हो रही है, ठीक है ना। ये उदाहरणों से, आप सिंपल उदाहरणों से बड़ी बड़ी चीजों समझ सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो नीली जींस की जो प्रथा है, ये क्या है? ये पश्चिमी प्रभाव ही है। तो कहने का मतलब ये कि कैसे हम परिवर्तन हुआ हमारी संस्कृति में और कैसे इसका प्रभाव पड़ा, ये आप देख रहे हैं। तो खान पान में देखने की या कला को परखने की जो स्वभाव था, उसमें ये सारी चीजें क्या है, वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर भारत ने वैश्वीकरण को कुछ हद तक प्रभावित किया है। भारत से अधिक से लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखिए दीपावली व्हाइट हाउस में मनाई जा रही है ना। तो ये क्या है? ये हमारे संस्कृति का इंटीग्रेशन वहां हुआ है। भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व के देशों को इस ओर आकर्षित किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चीप लेबर, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो लेबर है, जो श्रम है, जो भारी मात्रा में है, और जिसने पूरी दुनिया में, आज देखिए दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश एजिंग पॉपुलेशन बन रहे हैं। वो चाइना जो कभी 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाता था, अब 2-3 चाइल्ड पॉलिसी पे आ गया, इंसेंटिव दे रहा है नए बच्चों के लिए, है ना। और जापान देखिए, उनकी बूढ़ी हुई अर्थव्यवस्था है, यानी उनकी जो, या कह सकते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी उनका जो जनसंख्या है वो ओल्ड एज होती जा रही है। तो हमारे यहाँ जो लोग हैं वो, और हमारा दुनिया में लगभग हमारा औसत आयु ही 30 वर्ष है देश का। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा श्रम के लिए लोग हैं। उसने भी जो खाड़ी के देश है, गल्फ कंट्रीज हैं, ओमान चले जाइए आप, सऊदी अरबिया चले जाइए, दुबई चले जाइए, हर जगह भारत, संयुक्त अरब अमीरात जिसको कहते हैं, UAE चले जाइए, भारत के तमाम लोग वहाँ भरे पड़े हैं। तो भारत में जो ये सस्ता श्रम है, इसने विश्व को लोगों को आकर्षित किया है। भारत ने कंप्यूटर तथा तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से उन्नति करके विश्व में अपना प्रभुत्व जमाया। आप देखिए सुंदर पिचाई से लेके माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हर जगह कहाँ है, भारतीय भरे पड़े हैं।
है ना। तो सत्या नडेला आप देख लीजिए। तो ये जितने लोग हैं इन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है और हमने भी टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है। बैंगलोर में चले जाइए आप, एक से एक बड़े बड़े टेक्निकल चीजें, चिप और क्या क्या हम सब कुछ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी भारत बहुत तेजी से काम कर, स्पेस जो विश्व भर में जो हमारे जो अंतरिक्ष तकनीक है हमारी, स्पेस इसरो जिसको कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमें गर्व होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए इसरो दुनिया के अमेरिका जैसे देशों के बड़े बड़े देशों के मिसाइल वो जो सैटेलाइट्स हैं उनको छोड़ रहा है, उनको ऊपर प्रक्षेपित कर रहा है। तो इसने भी पूरी दुनिया में अपना एक अहम भूमिका निभाई है और विश्व व्यापार में, विश्व बाजार में अपने क्या की है, अपना योगदान दिया है, अपनी भूमिका को बताया है। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि भारत को भी वैश्वीकरण ने प्रभावित किया है और भारत ने भी वैश्वीकरण को प्रभावित किया है, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं वैश्वीकरण के चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो एनसीईआरटी के अलावा और जरूरी हैं, जो आपके पूरे चैप्टर के रिवीजन के लिए भी जरूरी हैं और जो आपको अन्य परीक्षाओं में उत्तर लिखने के लिए भी काम आएंगे। किसी भी स्टेट बोर्ड से आप हो उसमें आपको ये जरूरी मदद करेंगे। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी सभी कक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम में सभी चैप्टर्स का एक डिटेल डिस्कशन और पूरे चैप्टर का अध्ययन आपके लिए लेकर आया है, हिंदी माध्यम में बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ पर 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, सारे चैप्टर सारे विषयों के बिल्कुल निःशुल्क आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छा नंबर ले सकें और अपने पूरे अध्ययन को बहुत आसानी से निःशुल्क में पढ़ाई कर सकें। तो इसके लिए आपको करना यह है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए इसी कड़ी में आज करते हैं वैश्वीकरण के पार्ट से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपको जरूरी है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बाद भी। अब देखिए जो पहला प्रश्न है इसमें वो ये है कि वैश्वीकरण के कारण सरकारों की ताकतों में वृद्धि होती है, एक समान रहती है, कमी होती है, इनमें से कोई नहीं। हमने इस बात का चर्चा किया था कि वैश्वीकरण आने के बाद ये देखा गया कि विशेष करके जो विकासशील देश हैं, विशेष करके ऐसे देश जो अभी डेवलपिंग हैं या जो हाल में आज़ाद हुए थे 1945 के बाद और फिर 1990 के बाद भी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी, कुछ विकासशील देश या अल्पविकसित देश ऐसे हैं जिनमें जो निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें कुछ प्रभावित होती है वो क्षमता, यानी निर्णय लेने में उनको ये सोचना समझना पड़ता है कि वैश्वीकरण के कारण दुनिया भर से जो एग्रीमेंट हुए हैं या दुनिया भर की जो बाध्यता है, जैसे विशेष करके जो WTO आ गया, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई, भारत भी इससे जुड़ा हुआ है और भारत को भी ऐसे कई अवसर आए हैं जब अपने निर्णय लेने के लिए विश्व व्यापार संगठन के से लड़ना पड़ा है या उसके खिलाफ जाना पड़ा है। जैसे कृषि के क्षेत्रों में सब्सिडी देने का मामला इसका ताजा उदाहरण है। तो इसमें लगातार देखा गया है कि वैश्वीकरण के कारण सरकारों की जो ताकतें हैं निर्णय लेने की क्षमता में, उसमें क्या होता है, एक तरह की कमी दिखाई पड़ती है। वृद्धि तो नहीं होगी, कमी दिखाई पड़ेगी। और यहां पर वैश्विक सरकार बनाने का प्रयास किया जाता है। तो जाहिर सी बात है जब वैश्विक सरकार बनाने की प्रयास किया जाएगा तो देशों की सरकारों की क्षमता में तो जरूर कुछ कमी आएगी। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कमी होती है, यानी वैश्वीकरण के कारण सरकारों की ताकतों में कमी होती है। ताकतों में कमी का मतलब यह है कि बार बार ये बताया गया है कि न्यूनतम सरकार या मिनिमम गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, इसकी अवधारणा निकलकर सामने आई और मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इसमें जो सरकारें हैं वो केवल लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कराने में, कानून व्यवस्था बनाने में माफ कीजिए, कानून व्यवस्था बनाने में या इसके अलावा जो रेगुलेटर का रोल होता था उससे वो फैसिलिटेटर के रोल में परिवर्तित हो चुकी है। तो वैश्वीकरण के कारण सरकारों की ताकतों में क्या हुई है, एक तरह की कमी हुई है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण सरकारों की ताकतों में कमी होती है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अगला है कि विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न हिस्सों में आवाजाही में किस कारण हुई या आवाजाही किस कारण से हुई है, यानी लोगों का, विचारों का, पूंजी का, वस्तुओं का ये जो आवागमन शुरू हुआ है ये किसके कारण हुआ है। ये मुद्रा में उन्नति के कारण हुआ है, ये लेखन में उन्नति के कारण हुआ है, ये प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण हुआ है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो विचार, पूंजी, वस्तु, जैसे मैंने बताया था कि वैश्वीकरण के प्रभाव में या वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल किसका रहा था या अभी भी है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी तकनीक या प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि प्रौद्योगिकी में उन्नति जो है इसके कारण विचारों का, यानी आप देख सकते हैं कि आज अपनी कोई भी आप वीडियो बनाकर दुनिया भर में प्रेषित कर सकते हैं और वो विचार पहुंच जाएगा। पूंजी यानी कैपिटल, ये किस कारण हुआ है भाई, आप यहां बैठे बैठे आप
अमेरिका के या किसी भी विदेश जहां आपको इसका अनुमति मिल जाए तो आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं या किसी बड़ी बड़ी कंपनी से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वस्तुओं का जाहिर सी बात है आप यहां बैठे ऑर्डर करिए, विदेशों से भी आप उसको मंगा सकते हैं। और लोगों का जो आवागमन हुआ है यानी यातायात के साधन बढ़े हैं, सब कुछ प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण हुआ है, इसलिए इसका आंसर ग हो जाएगा। प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण विचार, पूंजी और वस्तु, लोग, सबकी आवागमन में आसानी हुई है। अब देखिए एशिया का कौन सा देश G7 समूह का हिस्सा है? पहले ये G8 हुआ कर रहा था, 8 देशों का समूह। तो कुछ दिन पहले इसमें से रसिया जो है उसको बाहर कर दिया गया क्रीमिया वाले मामले में, ठीक है। और इसलिए रसिया के बाहर होने के बाद अब 7 दुनिया के शक्तिशाली देश हैं। तो इसमें से एशिया में के जो देश हैं इसमें से कौन सा G7 का हिस्सा है? ये वैश्वीकरण में एक महत्वपूर्ण समूह कह सकते हैं आप। तो जापान इसका सही आंसर हो जाएगा, चीन इसका हिस्सा नहीं है, जापान इसका सही जवाब है। तो G7 देशों का समूह जो एशिया का कोई देश है वो जापान है, ठीक है। तो जापान, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? समाजवाद, अराजकतावाद, उदारवाद, साम्यवाद। देखिए भूमंडलीकरण, समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट या ये सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करेगा। देखिए हम जानते हैं कि जो वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण है, वो किस पर आधारित है? कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद पर, एक तरह से पूंजीवाद पर ज्यादा आधारित है, ठीक है। तो समाजवाद तो हो नहीं सकता। अराजकतावाद, अराजकतावाद का मतलब क्या होता है? जहां कोई सिस्टम काम न कर रहा हो, जहां हर तरफ अफरा तफरी मची हो, कोई एक सिस्टम, कोई एक व्यवस्था ठीक से काम न करे, एनार्की जिसको कहते हैं, ये भी गलत है। उदारवाद, लिबरलाइजेशन, यानी जो क्या करे, जो हर तरह की अर्थव्यवस्था को जगह दे, जो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाए, पूंजीवादी को भी एक्सेप्ट करे, जरूरत पड़े तो समाजवादी भी थोड़ा थोड़ा रहे, लेकिन केवल समाजवाद नहीं। तो उदारवाद, लिबरलाइजेशन, हमने भी जब क्या किया, जब वैश्वीकरण को अपनाया तो हमने उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को अपनाया था। तो उदारवाद क्या करता है? उदारवाद इस चीज की गुंजाइश देता है कि दुनिया भर की संस्कृतियां, दुनिया भर के आर्थिक विचार, आर्थिक निवेश और लोगों का आवागमन, विचार, ये सारी चीजें इनका आदान प्रदान होता रहे। इसलिए उदारवाद इसका क्या होगा? साम्यवाद तो हो नहीं सकता। उदारवाद इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ग विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? उदारवाद पर टिका है। आगे देखते हैं, आर्थिक वैश्वीकरण में क्या होता है? विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज होना, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रभाव कम होना। बिल्कुल नहीं भाई, कम कैसे हो जाएगा? आर्थिक अगर वैश्वीकरण होगा तो जाहिर सी बात है देशों में आर्थिक प्रभाव कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। विभिन्न देशों के पास आर्थिक हेतु पूंजी कम करना, नहीं ऐसा भी नहीं है। पूंजी कम क्यों करेगा? पूंजी बढ़ाई जाएगी, एक देश दूसरे देश में निवेश करेगा, दूसरा देश दूसरे में करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क हो जाएगा, ठीक है, कि आर्थिक वैश्वीकरण में होता है विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह यानी इकोनॉमिक फ्लो का, ठीक है ना, इकोनॉमिक फ्लो, इसको क्या किया जाएगा? ज्यादा से ज्यादा इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। FDI और FII जो मैंने बताया था आपको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इस तरह की चीजों का जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों का क्या हो जाएगा, या प्रत्यक्ष संस्थागत निवेशों का तेजी से प्रोत्साहन किया जाएगा। तो विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह को तेज करना आर्थिक वैश्वीकरण का क्या है? एक कारण है या एक उसका परिणाम है। वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं बात है, कौन नहीं है? विश्व के एक हिस्से से विचारों का दूसरे हिस्से में पहुंचना, बिल्कुल है, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ आइडियाज, ठीक है ना, जो लिखा हुआ है विचारों का मेलजोल या आइडियाज या आइडियोलॉजीज, ठीक है। तो विचारों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचना बिल्कुल ठीक है। व्यापार या आजीविका की तलाश में एक देश से दूसरे जगह में जाना, श्रम प्रवाह की जो बात की जा रही थी, ठीक है, श्रम प्रवाह, यह भी होगा। क और ख दोनों, इंडोनेशिया का उत्पादित माल संपूर्ण इंडोनेशिया में उपयोगभूत विस्तार लेना। ध्यान से समझिए, क और ख दोनों, ये दोनों ठीक है, इसमें गलती नहीं है, तो ये भी सही हो गया ऑप्शन। इंडोनेशिया का उत्पादित माल संपूर्ण इंडोनेशिया में उपयोगभूत विस्तार लेना, ये गलत है। कह रहा कौन सा इसमें से वैश्वीकरण में नहीं है? अगर ये इंडोनेशिया का माल भारत आता, अमेरिका जाता तो ये ठीक होता। कह रहा है इंडोनेशिया का माल है, इंडोनेशिया में विस्तार हो रहा है, तो ये वैश्वीकरण थोड़ी है, ये तो देश के अंदर है, ये इंट्रा नेशन ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हुआ। इसलिए ये जो ऑप्शन होगा यानी घ वाला, ये गलत है, यानी ये वैश्वीकरण का भाग नहीं है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा। पूछा था कौन सा इसमें से वैश्वीकरण का हिस्सा नहीं है, तो विश्व का एक हिस्से से विचारों का दूसरे हिस्से में जाना है, व्यापार या आजीविका की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जाना है, क और ख दोनों ठीक हो गए, तो ये घ वाला जवाब जो है यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं,
कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? एजी फ्रैंक, ई बाल्स्टीन, नोम चोम्स्की, अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन जो हो जाएगा, अमर्त्य सेन जो है, अमर्त्य सेन। ठीक है, ये एक बहुत बड़े कौन है? इकोनॉमिस्ट हैं, यानी अर्थशास्त्री हैं, भारत के हैं। ठीक है, और इनको मिला हुआ है क्या? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अर्थशास्त्र में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेबर और इस बारे में बहुत काफी कुछ अच्छा विचार दिया है। नोबेल अर्थशास्त्री है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भारत के हैं और इन्होंने बहुत आलोचना नहीं की है इसकी, तो इसलिए अमर्त्य सेन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो पिछला क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, अमर्त्य सेन, इकोनॉमिस्ट, नोबेल अर्थशास्त्री। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न यह है कि भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है? ठीक है, अब देखिए, वैसे आप देखें तो ये सभी क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सब कुछ है, मगर अगर इस तरह का ऑप्शन अगर आपके सामने आ जाए कि भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है और चारे ऑप्शन दिए हैं और इसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना है, तो जाहिर सी बात है कि जो पूरा भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का कंसेप्ट है वो इकोनॉमीज के आसपास घूमता है, आर्थिक क्षेत्रों के आसपास घूमता है। जो इकोनॉमीज हैं या अर्थव्यवस्थाएं जिसको कहते हैं जो हैं, और ये दुनिया में कितने तरीके की हैं, कई बार इसकी चर्चा हुई है। तो एक ये क्या है? एक तो ये पूंजीवादी हैं, एक ये समाजवादी हैं, और एक ये मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये जो भूमंडलीकरण या जो वैश्वीकरण है, ठीक है ना, ये जो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण है, ये मुख्यतः जो है वो इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं के इर्द गिर्द घूमती है, और तीनों अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे ज्यादा वो किस चीज को प्रेफर करती है? पूंजीवादी को, और पूरी दुनिया में इसका प्रसार हो रहा है। और इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को या मिश्रित अर्थव्यवस्था को आप और ठीक से कह सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द भी आजकल घूमने लगी है। इस आर्थिक चीजों को बढ़ाने के प्रक्रिया में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भी जो है इंटीग्रेशन कह सकते हैं, या तालमेल या परस्पर संबंध बनते चले जाते हैं। तो इस हिसाब से यहां पर क्या होगा? आर्थिक सही होगा, अगर आपके सामने इन ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन दिया जाए। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? निर्धन, उद्योगपति, पूंजीपति, या कोई नहीं? सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? तो निर्धन हुए। क्यों हुए? क्योंकि दो तरह की चीजें देखी गई। अगर वैश्वीकरण का कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी पड़ा, कुछ सकारात्मक भी पड़ा, तो ये देखा गया कि जो श्रम प्रवाह हुआ उससे गरीब से गरीब लोगों को कुछ रोजगार के नए अवसर मिले, और ये चीजें देखी गई। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा आलोचना के टर्म में भी बताया जाता है, सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा भी होती है, कि पुअर और रिच का जो गैप है वो लगातार बढ़ता चला गया और निर्धन और ज्यादा प्रभावित रह गया। और विशेष करके जब वैश्वीकरण की आलोचना होती थी, कहा जाता है जो कृषि क्षेत्र है उसका विकास नहीं हो पाया, कृषि क्षेत्र और नीचे चला गया। तो इस हिसाब से जो निर्धन है वो सबसे अधिक इसमें प्रभावित देखे गए। अब देखिए, अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक देश था, परंतु बने बनाए सामानों का डैश क्या था? अब देखिए, मैंने आपको कई बार इसका चर्चा किया है कि भारत में जब अंग्रेज आए तो उनकी एक जो नीति होती थी कि भारत को क्या कर दिया जाए? भारत को क्या बना दिया जाए? भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाया जाए। क्या नीति थी? कि भारत को कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक बनाया जाए। कक्षा 12 के जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होंगे तो पहला उसमें अर्थशास्त्र में जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर है, उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से ब्रिटिश का ये कानून होता था, या उनकी ये मंशा होती थी कि भारत को क्या बना दिया जाए? आयातक बनाया जाए। किस चीज का? बने बनाए चीजों का। अब देखिए, भारत को कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक यानी इंपोर्टर बना दिया जाए, अंग्रेजों की मंशा रहती थी। इसी कारण ये भूमंडलीकरण जब हम पढ़ रहे हैं, इसी कारण सन 1990 तक भारत ने वैश्वीकरण को नहीं अपनाया, और जो जिसको कहते हैं ना संरक्षणवाद या प्रोटेक्शनिज्म की जो नीति थी भारत की, कि हम बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं करेंगे या बाहर के लोगों को नहीं आने देंगे, इसका रीजन यही था कि भारत इन संसाधनों के दुरुपयोग को भुगत चुका था
और इसलिए वो चाहता नहीं था कि फिर से ये स्थिति आए। तो औपनिवेशिक काल जो था, यानी जिस जमाने में ब्रिटेन साम्राज्यवादी नीति चला रहा था, तो भारत के यहाँ से कच्चे माल तो सब निर्यात हो जा रहे थे। जितने हमारे कॉटन था, जो हमारी चीजें जरूरी थी, जो व्यापार में जरूरी होती है, उसका सबका वो इंग्लैंड भेज देते थे। वहां औद्योगिक क्रांति चल रही थी और वहां से फिर मशीनों में वो कपड़ा बना के और सामान बना के भारत में फिर यहाँ ले आते थे, तो भारत उसको इंपोर्ट करता था। इसी कारण से क्या हुआ, इसी कारण से हम बहुत दिनों तक हमने भूमंडलीकरण को नहीं अपनाया। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत इन चीजों का आयातक देश था, यानी बने बनाए सामानों का इंपोर्टर था। ठीक है, क्या था, इंपोर्टर था, और कच्चे माल का तो निर्यातक था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल अगर देखें कि वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण नहीं। वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, इससे कोई कारण नहीं बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है ना। यानी जो टेक्नोलॉजी है, ये जो डेवलपमेंट होता है, इसमें जो सुधार होते हैं, इसमें नित्य जो विकास होता है, ये वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है और ये इसका सही जवाब होगा। और जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा प्रौद्योगिकी बढ़ेगी, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक आयामी अवधारणा है, यानी सिंगल डायमेंशनल, द्विआयामी या बहुआयामी, जिसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल, ठीक है ना। तो जो वैश्वीकरण है, इसका प्रभाव जो है वो बहुआयामी अवधारणा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, कूटनीतिक, वैचारिक, हर तरीके के आयामों का एक मेलजोल, एक कह सकते हैं जिसको कि इंटीग्रेशन, एक साथ होना, ये सारा चीज क्या है, सांस्कृतिक, ये सब कुछ वैश्वीकरण के प्रभाव है। इसलिए वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो बहुआयामी अवधारणा मानी जाएगी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है। जाहिर सी बात है, विशिष्टवाद यानी कोई एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए एक देश, इसका सार्वभौमिकरण यानी ये भी वैश्वीकरण का एक दूसरा नाम है। इसको भी आप ग्लोबल कह सकते हैं, है ना, ग्लोबलाइजेशन, सार्वभौमिकरण इसको कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्टवाद यानी पर्टिकुलर का सार्वभौमिकरण और सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण यानी पूरी दुनिया को भी एक जैसा बना देना और एक चीज को दुनिया भर में बना देना, यही तो है ग्लोबलाइजेशन। तो ये किसके विचार है, ये विचार है आर रॉबर्टसन के। ठीक है, आर रॉबर्टसन ने यह कहा था कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण है और सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखिए और आप इससे समझ सकते हैं पूरे कंसेप्ट को, है ना। सो आर रॉबर्टसन ने यह कहा था कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण है और सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक पर घटना है। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन हम देखे हमने। तो वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, सिर्फ शब्द से समस्या है। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। भारत के परिप्रेक्ष्य में तो ठीक है, लेकिन दुनिया के लिए केवल वैश्वीकरण कहा जाए कि 1991 हुई, गलत बात। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वैश्वीकरण का भाग पश्चिमीकरण है, ये हम कह सकते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, तो अभी हमने देखा, यही इसका सही जवाब हो जाएगा कि वैश्वीकरण क्या है, एक बहुआयामी या जिसको कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल। क्यों फिर कहता हूं, क्योंकि इसमें क्या क्या है एक बार देख लीजिए फिर से। इसमें सांस्कृतिक, ठीक है, सबसे मुख्य आर्थिक, सामाजिक, हालांकि समाज संस्कृति का हिस्सा है या संस्कृति समाज का हिस्सा, सामाजिक, ठीक है, राजनैतिक, ठीक है, कूटनैतिक, ये सारे ये क्या है, ये सारी चीजें ये क्या है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का हिस्सा होती हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। बार बार मैं रिवीजन इन चीजों का कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल चीजें बैठ जाए। ठीक है, और आप जब आंसर राइटिंग भी करें, जब उत्तर भी लेखन करें, तो आपको ये शब्द अपने आप रिकॉल होने लगे और आपको रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगला सवाल, भारत में वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। सकारात्मक यानी पॉजिटिव कौन कौन से इफेक्ट पड़े। ठीक है, भारत के संदर्भ में बात कही जा रही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, नए बाजार तक पहुंच और उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सही। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी जो एफडीआई है भारत का, निश्चित तौर पर
$400 बिलियन के आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाहर के देशों का निवेश भारत में आ रहा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको बिजनेस करने की सुगमता कहते हैं, वो भी भारत की इसमें रैंक लगातार सुधर रही है। तो इससे बाहर के लोगों का निवेश इसमें बढ़ रहा है। प्रतियोगी शक्ति मतलब होता है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। जाहिर सी बात है, जब 1990 में वैश्वीकरण नहीं आया था, उससे पहले जो सरकारी कंपनियां थी या बहुत सारी कंपनियां थी, उनको कोई कंपटीशन नहीं था और उस समय कीमतें भी तब हाई हुआ करती थी और जब कंपटीशन नहीं रहेगा तो जो क्वालिटी, जो गुणवत्ता होती चीज़ों की, वो भी उतनी अच्छी नहीं थी। इस शक्ति में वृद्धि हुई है, नए बाजार तक पहुंच, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत की चीज़ें भी दुनिया के अलग अलग देशों में जा रही हैं, तो न्यू मार्केट में हुआ है। तो इसलिए तीनों के तीनों इसमें सही है और भारत में जो सकारात्मक प्रभाव वैश्वीकरण का कह सकते हैं, उसमें ये तीनों आते हैं: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि और नए बाजार तक पहुंच। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी इसके सही जवाब होंगे। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो अस्गेरे में हुई। 2004 ईस्वी में इसकी चौथी बैठक कहां हुई? ठीक है, ये वर्ल्ड सोशल फोरम एक तरह से काम करता है एक संगठन के रूप में जो ग्लोबलाइजेशन के जो नकारात्मक प्रभाव उनके खिलाफ लगातार बातचीत करता है और कैसे इसको एक पॉजिटिव मोड दिया जाए, इसकी बात करता है, आलोचना में भी लगा रहता है। ठीक है, तो मुंबई में इसकी बैठक हुई और 2004 में हुई। ये इस नाते ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बारे में जान लें कि वर्ल्ड सोशल फोरम एक संस्था है। वैश्वीकरण का प्रभाव सर्वत्र एक समान होता है, बड़ा विषम होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। अब ग्लोबलाइजेशन का सर्वत्र एक समान होगा ऐसा तो जरूर नहीं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। हर देशों में अलग अलग नीतियां हैं, अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग ज्योग्राफी है और वहां की मांग पूर्ति का जो बैलेंस वो भी अलग है, तो सर्वत्र एक समान नहीं होगा। बड़ा विषम होता है यानी अलग अलग होता है, ये ठीक समझ में आ रहा है। शून्य होता है ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल कोई प्रभाव ना हो, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ा विषम होता है, यानी जैसा देश उस तरह उसका प्रभाव। कोई ऐसे देश है जिन्होंने वैश्वीकरण के बाद बहुत तेजी से विकास की। चीन का उदाहरण आप देख लीजिए, 1970 के बाद उत्तर माओ काल में चीन जो है तेजी से विकास करता हुआ आगे चला गया खुले बाजार की नीति से, बाजार स्टालिनवाद उसने अपनाया। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश थे जो उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सके और अभी भी पिछड़े रह गए। तो विषम परिस्थितियों में विषम इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका जवाब ख हो जाएगा। 9 उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का मंच बना है जिसका नाम है क्या? वर्ल्ड सोशल फोरम। 9 उदारवादी विश्वकरण यानी न्यू लिबरलिज्म जिसको कहते हैं, न्यू लिबरल वर्ल्ड, यानी जहां पर सब कुछ फ्री बाजार के हाथों में छोड़ दिया गया है, जहां पर जो है जो राज्य है दुनिया के उनके निर्णय लेने की शक्ति में कमी आई है और प्रभावित किया है बड़े देशों ने छोटे देशों को, और एक जिसको कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खास करके आगे बढ़ रही है। तो इसके खिलाफ जो एक मंच बना है बोलने के लिए, ये वर्ल्ड सोशल फोरम है और इसकी बात वकालत हमेशा करता रहता है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, पार्ले, कोका कोला। ठीक है, तो आपको पता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज की बात ग्लोबलाइजेशन में बहुत चल रही है, एमएनसीज। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको पूछा जा सकता है कि भाई इसमें से कौन ऐसा है जो वर्ल्ड, सैमसंग जो है पूरी दुनिया में है, फोर्ड मोटर्स ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला भी है, पार्ले जो है भारत की कंपनी, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ठीक है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। नई आर्थिक नीति, ठीक है, नई आर्थिक नीति 1991 में भारत ने अपनाई। ठीक है, और इसमें हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों को यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को अपनाया था। उदारीकरण में हमने क्या किया कि जितने लाइसेंसिंग का सिस्टम था, जितना हमने टाइट नियम बना रखा था नई कंपनियों को खोलने के लिए, आदेश लेने पड़ते थे कई सारे, अगर कोई नई फैक्ट्री लगानी है, और कई सारे फैक्ट्रीज को कई सारी कंपनी इंडस्ट्रियल एरियाज ऐसे थे या कई सारे क्षेत्र ऐसे थे जो केवल सरकार के लिए रिजर्व थे, वो सारा हमने उदार कर दिया, लिबरल कर दिया कि ठीक है सबके लिए अलाउ करेंगे। निजीकरण यानी जो प्राइवेट, जो सरकारी हाथों में बड़ी बड़ी कंपनियां थी या ऐसे क्षेत्र जिनमें केवल सरकार का आधिपत्य था, बैंकिंग खास करके, उनके लिए प्राइवेटाइजेशन के, निजीकरण का मार्ग खोला गया। वैश्वीकरण यानी पूरी दुनिया से हमने अर्थव्यवस्था को जोड़ लिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें तीनों के तीनों जवाब क्या हैं? बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे 20, जिसके माध्यम से हमने इस पूरे वैश्वीकरण के चैप्टर को ठीक से रिवाइज किया। ये बहुविकल्पी ऐसे प्रश्न हैं जिनका अगर आप बार बार रिवीजन करें तो आपको पूरा चैप्टर समराइज वे में समझ में आ जाएगा। तो वैश्वीकरण क्या है, भारत ने कैसे शुरू किया और क्या प्रभाव पड़ा, पूरी दुनिया के देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमने इन एमसीक्यूज के थ्रू देखी हैं। इनको आप बार बार रिवाइज करते रहिए और किसी भी तरह के कंफ्यूजन के लिए आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये तो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए लगातार इस तरह के वीडियोस लेकर आता रहेगा जिससे आपकी परीक्षाएं और आसान हो जाए। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे एक अच्छा 6 से 12 के लिए बिल्कुल 100% मुफ्त स्कूल शिक्षा, यानी सभी चैप्टर्स की फ्री में पढ़ाई हो रही है हिंदी माध्यम में, किसी भी स्टेट बोर्ड से आप बिलोंग करते हो। इनके सारे पाठ की विस्तृत चर्चा, इनसे संबंधित एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इनसे संबंधित एमसीक्यूज आपको बताए जाएंगे, बार बार रिवाइज कराया जाएगा।
मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। तो आप इसके लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। इन सभी वीडियोस को ठीक से क्रमवार तरीके से www.magnetbrains.com पर भी आप देख सकते हैं जाकर। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स का अपना ऐप भी है, उसको डाउनलोड करके आप वहां से भी क्रमवार तरीके से इन वीडियोस को देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करते रहिए चैनल्स को, ताकि और वीडियोस और चैप्टर्स के हम आपके लिए ठीक से लेकर आते रहें। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब मिलेंगे आपसे हम नए चैप्टर को लेकर, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, अध्ययन करिए। टेक केयर, गुड बाय।